हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका ने जब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लैपटॉप स्क्रीन पर पैराडाइज इंटरनेशनल की सीसीटीवी फुटेज नज़र आ रही थी, मगर उस एक दिन की सीसीटीवी फुटेज अनिका को नज़र नहीं आ रही थी जब रोहित और सनी के बीच कुछ हुआ था और जिसके बाद सनी के साथ वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कुछ देर तक दिमाग लगाया। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। कहीं किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर तो डिलीट नहीं कर दिया था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज अनिका को दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ये बात अनिका के दिमाग में आई, अनिका सोच में पड़ गई। अनिका के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। अनिका को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने लैपटॉप स्क्रीन पर बार बार देखा, पर उसे वो सीसीटीवी फुटेज नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज को किसी ने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम से ही डिलीट कर दिया था। अनिका पूरी तरह से परेशान हो गई। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अनिका ने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को इसलिए हैक किया था ताकि वो अपने आप को टेस्ट कर सके कि उसने हैकिंग की दुनिया के बारे में कितना सीखा है। पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। लेकिन अब जब अनिका को ये पता चल चुका था कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट थी, तब अब अनिका को मन ही मन ज़्यादा शक होने लगा कि उस दिन कुछ तो बड़ा हुआ था। अब उसे रोहित की शक्ल अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी, मगर इस वक्त अनिका को रोहित की शक्ल बेहद ही डरावनी नजर आ रही थी। रोहित की आंखें चमकीली नजर आ रही थी, उसके एक्सप्रेशन डेविल के जैसे थे। अनिका को अपनी आंखों के सामने रोहित का डरावना चेहरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कोई इंसान ना होकर कोई शैतान हो। अनिका एक पल के लिए घबरा गई, उसकी रूह कांप उठी। अनिका अभी रोहित के बारे में ये सब सोच ही रही थी, इतने में उसके दिल से एक आवाज़ आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोहित को भी इस बारे में ना पता हो, उसे भी उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में कोई खबर ना हो। अनिका ने जैसा ही अपने दिल की आवाज़ सुनी, उसके मन ने तुरंत उसका विरोध किया और अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि रोहित के अलावा और सीसीटीवी फुटेज कौन डिलीट कर सकता है, क्योंकि इसे किसी को क्या मतलब, क्योंकि उस दिन रोहित और सनी ही टेरेस पर थे। उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि रोहित के सिक्योरिटी का एक आदमी भी उन दोनों के आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और अब उन दोनों में से सनी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था और बचा था तो बस रोहित। तो ये काम रोहित के अलावा और कौन कर सकता था? ये बात अनिका के दिलो दिमाग में घूमने लगी। अनिका को अब रोहित पर शक होने लगा था। हालांकि अनिका को रोहित पर पहले से ही शक था। उसे हर वक्त यही लगता था कि रोहित जो सबके सामने है वो रोहित असली नहीं है, बल्कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो रोहित दुनिया से छुपा कर रखता है। और अब अनिका को धीरे धीरे कुछ ऐसे सबूत रोहित के खिलाफ मिलने लगे थे कि अनिका का ये शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसे अब यही लग रहा था कि श्रेया ने, सागर सान्याल ने रोहित के बारे में जो कुछ भी कहा था वो कहीं ना कहीं सच था। अब अनिका को यही लग रहा था कि उसका रोहित के साथ रहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि रोहित सही आदमी है या नहीं। साथ ही साथ उसे बच्चों की भी फिक्र होने लगी थी। अनिका रोहित को नॉर्मल तरीके से इमेजिन कर ही नहीं पा रही थी। जब भी वो आंखें बंद करती, रोहित का वो डेविल वाला चेहरा अनिका की आंखों के सामने आ जाता और अनिका की आंखें अचानक से ही खुल जाती। अनिका ने कैफ़े के अंदर बैठे बैठे ही 2-3 बार अपनी आंखें बंद करके रोहित के नॉर्मल वाले चेहरे को इमेजिन करने की कोशिश की थी, पर अनिका के साथ उल्टा ही हो रहा था। इसलिए अब अनिका के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इस वक्त अनिका किसी से बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी इस परेशानी को किसी के साथ शेयर करे, मगर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। एक पल के लिए अनिका को यह ख्याल आया कि वो विकी से बात करके देखे, मगर अनिका को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन यही सोचा कि अपने पति के बारे में किसी तीसरे से इस तरह से बातें करना ठीक नहीं होगा। अनिका ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं विकी उसे पसंद करता था, और अनिका को जब ये भी शक था कि आज भी विकी के दिल में अनिका के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर अब अनिका के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अपनी इस परेशानी को किसके साथ साझा करे। तभी अचानक से श्रेया का ख्याल अनिका के मन में आया। अनिका श्रेया को फ़ोन करने ही वाली थी, इतने में उसे कर्ण गुलेरिया की बात याद आई। कर्ण गुलेरिया ने अनिका को कहा था कि श्रेया की दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। ये ख्याल आने के तुरंत बाद ही अनिका ने अपना फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। अनिका ने खुद से कहा, ये सही वक्त नहीं है श्रेया से बात करने का, वो पहले से ही परेशान होगी। मैं उसे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती, और अगर उसने ये सब सुना तो पक्का वो रोहित को ही गुनहगार समझेगी, क्योंकि उसे तो यही सही लगता है कि रोहित ने आकाश को मरवाया है।
अनिका ये बातें खुद से कह रही थी, मगर सामने सीनियर मैनेजर खड़ा था। वो अनिका को परेशानी में देखकर हैरान हो गया। उसने जूनियर मैनेजर की तरफ इशारा किया। तभी जूनियर मैनेजर ने भी इशारों में ही सीनियर मैनेजर से कुछ कहा। थोड़ी देर कुछ विचार करने के बाद सीनियर मैनेजर से रहा नहीं गया। वो चलते हुए अनिका के पास आया और उसने अनिका से पूछा, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हमसे कोई गलती हुई या कॉफ़ी ठीक नहीं बनी है? इतना कहने के बाद सीनियर मैनेजर वहीं खड़ा रह गया और अनिका के जवाब का इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट तक सीनियर मैनेजर वहीं खड़ा रहा, पर अनिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनिका अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में इस वक्त सवालों का तूफान उठ रहा था, मगर इन सबसे अनजान सीनियर मैनेजर को यही लग रहा था कि अनिका कहीं उसे गुस्सा तो नहीं हो गई, क्योंकि अनिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इस बात का ध्यान सीनियर मैनेजर रखें। सीनियर मैनेजर ने दोबारा अनिका से कहा, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बता सकती हैं। मगर इस बार भी अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सीनियर मैनेजर ने टेबल पर हल्का से हाथ मारते हुए कहा, मैम। सीनियर मैनेजर के टेबल पर हाथ रखते ही अनिका अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वो हड़बड़ा सी गई। तभी उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सीनियर मैनेजर खड़ा था। सीनियर मैनेजर को देखते ही अनिका ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ? तभी सीनियर मैनेजर ने नरम आवाज़ में कहा, मैम मुझे लगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कॉफ़ी सही नहीं बनी है? मैं दूसरी बनवा कर ला दूँ? अनिका ने अचानक कॉफ़ी की तरफ देखा जो ठंडी हो चुकी थी। तभी अनिका को ख्याल आया कि सीनियर मैनेजर उसके चेहरे पर आए परेशानी के भाव देखकर यहाँ आया है। अनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, कॉफ़ी अच्छी है, तुम जा सकते हो। मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। सीनियर मैनेजर अनिका की ये बात सुनकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अनिका अब सोचने लगी कि वो क्या करे। अनिका सोच ही रही थी, इतने में उसे कर्ण गुलेरिया का फ़ोन आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, कर्ण गुलेरिया का नंबर देखकर अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं अनिका को इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, और उसकी इस हालत में कर्ण गुलेरिया यानी कि उनके पापा ने उसे ठीक वक्त पर कॉल किया था। अपने पापा का कॉल देखकर अनिका ने झट से कॉल रिसीव किया और एक्साइटेड होते हुए कहा, हेलो पापा। अनिका ने जिस उत्साह से कर्ण गुलेरिया को पापा कहा था, फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद कर्ण गुलेरिया को ये एहसास हो गया कि आज उसकी बेटी ने दिल से उसे पापा कहा है। अनिका की आवाज़ सुनते ही कर्ण गुलेरिया ने भी खुशी से कहा, क्या हुआ बेटा? कर्ण गुलेरिया की आवाज़ सुन अनिका ने जवाब दिया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं अभी आपको ही कॉल करने के बारे में सोच रही थी। जैसे ही कर्ण गुलेरिया ने यह सुना, कर्ण ने तुरंत जवाब दिया, कहो क्या बात है? मैंने जो वकील भिजवाया था, क्या अब वो? कर्ण गुलेरिया आगे कहते इससे पहले अनिका ने कहा, नहीं पापा, वो सही है, विक्की अपना काम कर रहा है, मुझे कुछ और कहना था। कर्ण गुलेरिया ने अनिका की इस बात के पीछे का भाव समझ लिया। कर्ण गुलेरिया को समझ में आ गया था कि अनिका कुछ पर्सनल बात उनसे शेयर करना चाहती थी। इसलिए कर्ण गुलेरिया ने एक गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। अनिका ने जब ये सुना तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली और उसे लगा कि कोई है जो उसकी बात सुनने को तैयार है और वो बेझिझक होकर अपनी बात किसी से कह सकती है। अनिका ने कहना शुरू किया, पापा आप मुझे बता सकते हैं कि रोहित किस तरह का आदमी है? जैसे ही कर्ण गुलेरिया ने यह सवाल सुना, वो चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अनिका ने ऐसा सवाल क्यों पूछा था। अनिका का सवाल सुनने के बाद कर्ण गुलेरिया सोच में चले गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ने आज इतने दिनों बाद उनसे ये सवाल क्यों किया था। कर्ण गुलेरिया चुप थे। तभी अनिका ने फ़ोन के इस पार से कहा, पापा आप सुन रहे हैं? कर्ण गुलेरिया ने कहा, हाँ बेटा सुन रहा हूँ। कर्ण गुलेरिया ने कह तो दिया था, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दें। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पूछा, ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो रोहित के बारे में? तभी अनिका ने कहा, बताइए ना पापा, रोहित किस तरह का आदमी है? आज मेरे मन में ये सवाल आया, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। इस सवाल को सुनने के बाद कर्ण गुलेरिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, देखो अनिका बेटा, रोहित के बारे में तुम जहाँ भी देखो लोग तारीफ़ ही करते हैं। वो एक अच्छा बाप है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा पति है। वो परफेक्ट है, ये बात हर कोई जानता है। पर वो निजी जीवन में कैसा है, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर तो तुम रोहित को जानती हो, क्योंकि तुम लोग एक साथ रहते हो, एक साथ कमरे में उठना बैठना है। तो इस सवाल को तुम मुझसे पूछ रही हो, ये तुम खुद से पूछो और तुम्हारा दिल जो कहता है उसकी सुनो। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि रोहित को लेकर हमेशा से ही मेरा जवाब यही रहा है कि रोहित इज़ ए परफेक्ट मैन। मगर हाँ, कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जिसमें परफेक्ट होने के बाद भी कुछ कमियां होती हैं,
और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उन्हीं कमियों को रोहित में देख लिया होगा जिसकी वजह तुम्हें आज ये सवाल मुझसे करना पड़ रहा है, और इसलिए तुमने रोहित के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है। जैसे ही कर्ण गुलेरिया ने कैरेक्टर शब्द कहा, अनिका ने तुरंत अपने पापा को रोकते हुए कहा, नहीं पापा, मैं रोहित के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ कि रोहित कैसा है। क्या वो जैसा बाहर से दिखता है अंदर से भी वैसा ही है, या फिर ये जो रोहित है इसके चेहरे के पीछे और भी दूसरा चेहरा है। और आपने सही कहा, मैं रोहित के साथ रहती हूँ, उठना बैठना सब साथ है, पर मेरे लिए मुश्किल और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है। अगर मुझे सब कुछ याद होता तो मैं आज इस तरह की कन्फ्यूजन में नहीं होती और मैंने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता। कौन सा फैसला? कर्ण गुलेरिया ने पूछा। उनके इस सवाल पर अनिका ने कहा, रोहित के साथ ना रहने वाला फैसला। ये सुनते ही कर्ण गुलेरिया के होश उड़ गए। अनिका के मुंह से जैसे ही कर्ण गुलेरिया ने सुना कि वो रोहित से अलग होकर रहना चाहती है, ये बात कर्ण गुलेरिया सुनकर पूरी तरह से हैरानी में चले गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो अनिका और रोहित एक दूसरे के साथ इतने खुश थे, जो जीने मरने के साथ में कस्में खाया करते थे, जिनकी मिसाल बाकी लोग दिया करते थे कि लव स्टोरी हो तो रोहित और अनिका जैसी हो, वो क्या रिश्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि अनिका अब रोहित से अलग होना चाहती थी। कर्ण गुलेरिया को शुरू में लगा कि अनिका ऐसे ही ये बातें उनसे कर रही है। हालांकि कर्ण गुलेरिया ये भी जानते थे कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है, मगर इसके बाद भी कर्ण गुलेरिया ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अनिका कभी रोहित से अलग होने की बात करेगी। कर्ण गुलेरिया को इस वक्त यही लग रहा था कि रोहित और अनिका के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर कर्ण गुलेरिया ये नहीं जानते थे कि अनिका ने यह फैसला ले लिया है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि रोहित के इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है। और अनिका का ये शक तब यकीन में भी बदल गया जब अनिका को वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, जब सनी और रोहित के बीच टेरेस पर कुछ कहा सुनी हुई थी और उसके बाद सनी के साथ वो हादसा हुआ और फिर सनी कोमा में चला गया। इस वक्त अनिका के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर वो रोहित के साथ रही तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सिहर कर रहेगी और डर कर रहेगी, जो कि अनिका को बर्दाश्त नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरह डर डर कर रहे, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं तीनों बच्चों पर भी होता। अनिका चाहती थी कि वो बेझिझक रोहित के साथ रहे। आज से पहले अनिका रोहित के साथ रह रही थी, पर उसके मन में इस तरह का डर नहीं था, उसके मन में रोहित के लिए इस तरह के विचार नहीं थे। मगर अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनिका की याददाश्त तो नहीं आ रही थी, पर अनिका का शक रोहित के लिए बढ़ता जा रहा था। हालांकि रोहित यही चाहता था कि अब धीरे धीरे अनिका की याददाश्त आएगी और उनके रिश्ते नॉर्मल होंगे, और जो अनिका उससे दूर हो गई है वो उसके पास आ जाएगी। मगर रोहित को यह नहीं पता था कि अब अनिका के विचार जिस तरह के हो रहे थे, उस तरह से उन दोनों का साथ आना मुश्किल तो लग रहा था, पर बहुत ही जल्द अलग होने की बात भी सामने आने वाली थी। और आज अनिका ने अपने पापा के सामने वो बात ला दी थी। कर्ण गुलेरिया ये कभी भी नहीं चाहते थे कि अनिका और रोहित अलग हों, क्योंकि कर्ण गुलेरिया को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि रोहित एज ए बिजनेसमैन कैसा आदमी था। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी लगा ले, कोई भी पैतरा आजमा ले, मगर वो अनिका से बेहद ही प्यार करता था और अनिका के लिए वो बहुत ईमानदार था। रोहित अनिका के लिए कुछ भी कर सकता था, वो अपने बिजनेस में लॉस भी सह सकता था। अनिका के लिए रोहित अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं कर सकता था। मगर ये सब बातें इस वक्त कर्ण गुलेरिया अनिका को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि कर्ण गुलेरिया को कहीं ना कहीं अंदर से ये एहसास हो गया था कि अनिका के मन में जो बातें चल रही थी, इस कारण से अनिका अभी उनकी कोई भी बात नहीं समझेगी। अपनी बात को बढ़ाते हुए कर्ण गुलेरिया ने अनिका से फ़ोन पर कहा, देखो अनिका, तुमने जो फ़ैसला लिया है ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, और तुमने ये बात किसी बेसिस पर कह दी। तुम्हें तो अपने अतीत के बारे में भी कुछ याद नहीं, और ऐसा नहीं कि तुम अगर रोहित से अलग होगी तो मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगा। देखो बेटा, मैं तो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं तुम्हें इस वक्त यही कहूँगा कि तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और रोहित के बीच में क्या हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, मगर मैं बस यही कहूँगा कि तुम एक बार दिल से सोचो और रोहित को समझने की कोशिश करो। हो सके तो उसे अपनी परेशानी को बताने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जानता हूँ रोहित तुम्हारी बात अच्छे से समझेगा और वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर कर देगा। अनिका को कर्ण गुलेरिया ने जो सजेशन दिया था, उस सजेशन को सुनने के बाद अनिका एक पल के लिए खामोश हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि कर्ण गुलेरिया ने जो सजेशन दिया था वो अनिका अपना नहीं सकती थी, क्योंकि अनिका रोहित से वो सवाल नहीं पूछ सकती थी जिसके कारण अनिका को रोहित पर शक हो रहा था। अनिका जानती थी कि अगर उसने रोहित को ये सब सवाल पूछा तो रोहित या तो बहाना बना देगा, या झूठ बोल देगा, या फिर किसी तरह से बात को टाल देगा। और इसी कारण से अनिका ने खुद भी फैसला लिया था
कि वो खुद ही रोहित के उस चेहरे को देखेगी। मगर जब अनिका को ये पता चला कि एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि डिलीट हो चुकी है, तब उसे शक हुआ कि उस सीसीटीवी फुटेज को किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दिया है और ये सारा शक अनिका को रोहित पर हुआ। अनिका भी ये सब सोच ही रही थी, तभी फ़ोन के उस पार से कर्ण गुलेरिया ने कहा, देखो देखो अनिका, मैं जानता हूँ तुम अभी इस वक्त क्या सोच रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे शादीशुदा रिश्ते में ऐसे मोड़ बहुत बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे और तुम्हारी माँ के रिश्ते में हमेशा से ही सब कुछ अच्छा हो रहा था। बीच बीच में कई बार हमारे बीच तकरार हुई। कभी तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे नहीं पसंद आई, कभी तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर कर दी जो मुझे लगा कि वो करना सही नहीं है, और कभी मैंने बिजनेस के सिलसिले में उसे वक्त नहीं दिया, तभी तुम्हारी माँ ने कंप्लेन नहीं की। हम दोनों में झगड़े होते थे, मगर एक टाइम आया जब हमने एक दूसरे को समझा। इसलिए मैं तुम्हें अपने निजी जीवन से सीख कर यही सलाह दूंगा कि तुम्हें भी रोहित को एक बार बात करनी चाहिए, और अगर मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है तो उसे हटा दिया करो। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी से बात करनी है या तुम्हें अपनी परेशानी किसी को बतानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा पापा हूँ, और इस वक्त अभी मैं अगर ये सब सजेशन दे रहा हूँ तो इसमें मैं तुम्हारा अच्छा ही देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम और रोहित अलग हो। इतना कहने के बाद कर्ण गुलेरिया ने अनिका से आगे कहा, मैं अभी तुम्हारे और रोहित के रिश्ते के बारे में क्या ही कहूँ। तुम्हें तीनों बच्चे ही बता देंगे कि तुम दोनों का रिश्ता क्या था और तुम दोनों में कितना प्यार था। इसलिए मैं तुमसे बस यही सलाह दूंगा कि तुम एक बार दिल से सोचो और रोहित से बात करके देखो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक तरफ जहाँ अनिका के मन में ये हलचल मची हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित प्रेसिडेंशियल शूट के अंदर टेरेस गार्डन में मौजूद था। रोहित यहाँ वहाँ घूमे जा रहा था। रोहित को किसी के फ़ोन का इंतज़ार था। वो बेसब्री से बार बार फ़ोन को देख रहा था। रोहित के चेहरे को देखकर यह आसानी से कहा जा सकता था कि इस वक्त वो बेहद ही बेचैन नजर आ रहा था। रोहित अभी टेरेस गार्डन पर यहाँ वहाँ टहल ही रहा था, इतने में अचानक से उसका फ़ोन बजा। रोहित ने जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन को देखा, उसके चेहरे में चमक आ गई। रोहित को मयूर गुलेरिया का फ़ोन आ रहा था। मयूर गुलेरिया का नंबर अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखते ही रोहित ने एक्साइटेड होकर फ़ोन उठाया और फिर अपने अंदाज में कहा, हाँ, तुमसे मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तभी फ़ोन के उस पार से आवाज़ आई, हाँ बताओ क्या काम है। तभी रोहित ने कहा, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, तुम मुझे पता करके बता सकते हो नंबर किसका है। ये काम अर्जेंट में करना है। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। उसके चुप होते ही फ़ोन के उस पार से मयूर गुलेरिया की आवाज़ आई, हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें कॉल करूँगा या फिर मैसेज कर दूँगा, डोंट वरी। इतना कहने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने फ़ोन को टेबल पर रखा और अपने सिर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर वो नंबर किसका होगा जो उसने अनिका के फ़ोन से लिया था। रोहित के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि क्या कोई वो लड़की होगी या लड़का, और अगर कोई लड़का हुआ तो आखिर वो कौन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रोहित को यही लग रहा था कि जिस तरह से अनिका ने उससे झूठ कहा था, बात नॉर्मल नहीं रह गई थी। रोहित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनिका पहले हर एक छोटी सी छोटी बात रोहित को शेयर किया करती थी, आज वही अनिका उसे इतनी बड़ी बात को छुपा रही थी। हालांकि अगर अनिका ने सामने से भी कहा होता कि उसे किसी मर्द या किसी लड़की से दोस्ती करनी है तो रोहित को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होता। वो खुशी खुशी हाँ कर देता, क्योंकि उसे अपनी अनिका पर पूरा विश्वास था। मगर अब रोहित को इसी बात का दुख हो रहा था कि अनिका ने उससे ये बात छुपाई थी, और इसी बात को लेकर रोहित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। रोहित अब जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो नंबर था किसका। अभी कुछ वक्त पहले ही रोहित को ऐसा लग रहा था कि अनिका पर उसने शक करके बहुत गलत किया। उसे अनिका पर शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अनिका इनोसेंट थी, और अगर वो लैपटॉप पर पूरी रात बैठी थी तो वो गेम खेल रही थी। रोहित के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसके दिमाग में यही चलने लगा कि क्या अनिका लैपटॉप पर रात भर गेम खेल रही थी या बात कुछ और थी, क्योंकि रोहित को अच्छे से याद था रोहित जब सुबह सुबह टेरेस गार्डन पर अनिका को देखने आया था, उस वक्त अनिका लैपटॉप पर बड़े मज़े से गेम खेल रही थी। हालांकि उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आने लगे थे, मगर इसके बाद भी अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान थी जब वो गेम खेल रही थी। इस बात से रोहित को यकीन हो गया था कि सच में अनिका गेम ही खेल रही थी। मगर अब रोहित को यही लगने लगा था कि हो ना हो अनिका उस वक्त भी झूठ बोल रही थी। अनिका गेम खेलने के बहाने लैपटॉप पर कुछ ना कुछ काम कर रही थी, या ऐसा भी हो सकता है कि अनिका रात भर किसी से चैट कर रही होगी। इस तरह की कई सारी बातें रोहित के दिमाग में घूमने लगी थी, और कहीं ना कहीं अब रोहित को गिल्टी भी फील नहीं हो रहा था,
क्योंकि अब तो वो जान चुका था कि इस बार उसका शक कहीं ना कहीं सही था। और जब से अनिका ने उससे फ़ोन वाली बात छुपाई थी, उसके बाद से रोहित बेकरार हो गया था, ये जानने के लिए कि आखिर अनिका थोड़ी देर पहले किससे बात कर रही थी। रोहित अभी अनिका के बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था। इतने में उसे एक अंदर से आवाज़ आई। ये आवाज़ रोहित के दिल की थी। उसने जब अपने दिल की आवाज़ सुनी तो उसे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अनिका उसे धोखा नहीं दे सकती। अगर अनिका रोहित से कोई बात छुपा रही है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या फिर वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो। मगर रोहित अभी अपने दिल की बात को पूरी तरह से सुन पाता। इतने में रोहित का मन एक बार फिर से रोहित पर हावी हो गया। वो फिर से अनिका के बारे में यही सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो अनिका उससे बातें छुपा रही है। रोहित अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। क्या अनिका पर उसका शक करना सही है या गलत। रोहित इन सब ख्यालों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत चुका है। रोहित ने देखा आधा घंटा हो चुका था। ये देखते ही वो टेरेस गार्डन से जाने लगा। उसने अपने कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए ही थे, इतने में उसका फ़ोन बजा। रोहित ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसने देखा मयूर गुलेरिया का फ़ोन है। रोहित को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी मयूर गुलेरिया ने क्यों फ़ोन किया। आखिर क्या बात हो सकती थी। रोहित का दिल अब ज़ोर से धड़कने लगा और वो यही सोचने लगा कि क्या मयूर गुलेरिया को पता चल गया है कि वो नंबर किसका था, और अगर वो नंबर किसी लड़के का निकला तो रोहित क्या करेगा। ये सोचकर रोहित परेशान हो गया। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित को मयूर गुलेरिया का फ़ोन आ चुका था। अब रोहित मयूर गुलेरिया का नंबर अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखकर यही सोच रहा था कि क्या मयूर गुलेरिया ने इतनी जल्दी उस नंबर का पता लगा लिया था जो नंबर रोहित ने अनिका के फ़ोन से निकाला था और जिसके बारे में पता करने के लिए उसने मयूर गुलेरिया को कहा था। अभी रोहित यही सब सोच रहा था, इतने में उसने देखा कि उसका फ़ोन बजना बंद हो चुका है। रोहित अभी मयूर गुलेरिया को फ़ोन करने ही वाला था, इतने में उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार भी मयूर गुलेरिया का ही फ़ोन था। इस बार रोहित ने बिना कोई देर किए ही मयूर गुलेरिया का फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन कनेक्ट होते ही रोहित ने कहा, हाँ बताओ क्या अपडेट है। रोहित की बात से उसकी बेकरारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो बेहद ही बेकरार था ये जानने के लिए कि आखिर वो नंबर किसका था, कोई लड़के का था या कोई लड़की का। रोहित की इस बेकरारी को समझते हुए मयूर गुलेरिया ने फ़ोन के उस पार से कहा, ये तुमने किसका नंबर दिया है। ये सुनकर रोहित को बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन यही सोचा कि मयूर गुलेरिया उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अगर रोहित को उस नंबर के बारे में कुछ भी पता होता तो वो उसे पता करने के लिए क्यों कहता। यही सोचते हुए रोहित ने मयूर गुलेरिया से फ़ोन पर कहा, अरे मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए तो मैंने तुम्हें इस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा था। तुमने पता किया या नहीं। तभी मयूर गुलेरिया ने फ़ोन के उस पार से कहा, हाँ मैंने पता किया। तुम्हें तो पता है मेरे लिए ये काम करना बहुत आसान है। हालांकि मुझे शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। मयूर गुलेरिया के मुंह से जैसे ही ये निकला रोहित को हैरानी हुई और रोहित को समझ नहीं आया कि मयूर गुलेरिया के कहने का क्या मतलब था। वो अभी कुछ पूछता, इतने में मयूर गुलेरिया ने सामने से ही कहा, रोहित ये नंबर किसी गाँव की औरत का है जिसका नाम शायद गायत्री है, और अब ये नंबर बंद हो चुका है। अभी कुछ घंटे पहले ही ये नंबर बंद हुआ है। इतना कहने के बाद मयूर गुलेरिया चुप हो गया। उसकी बातें सुनने के बाद रोहित को एक झटका लगा, क्योंकि मयूर गुलेरिया ने रोहित को ये कहा था कि अनिका के फ़ोन से उसने जिस नंबर को निकाला था वो किसी गायत्री देवी का था। रोहित अब सोच में पड़ गया था कि कोई गांव की औरत अनिका को क्यों फ़ोन करेगी और अनिका उस औरत से बात करने के लिए रोहित से क्यों कोई बात छुपाएगी। ये बात रोहित को समझ नहीं आ रही थी। रोहित को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि ये सब इतना सीधा नहीं है जितना सीधा सब कुछ लग रहा था। रोहित को पूरा यकीन था कि ये गायत्री देवी कोई है ही नहीं, मगर ये बातें रोहित मयूर गुलेरिया से इस वक्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मयूर गुलेरिया से फ़ोन पर कहा, क्या तुम श्योर हो। मयूर गुलेरिया ने कहा, हाँ तुम्हें क्या मुझ पर शक है। तुम्हें पता है मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करता हूँ, और मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये नंबर अब बंद हो चुका है और ये नंबर किसी गायत्री देवी का है जो एक बहुत ही पिछड़े गांव में रहती है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें इस नंबर के बारे में जानकारी क्यों चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इतना कहने के बाद मयूर गुलेरिया रोहित के कहने का इंतजार करने लगा, मगर रोहित अभी मयूर गुलेरिया को कुछ बताना नहीं चाहता था। उसे जितनी जानकारी मिली थी उतनी काफ़ी थी। इसीलिए रोहित ने मयूर गुलेरिया से फ़ोन पर कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है। इतना कहने के बाद रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे मयूर गुलेरिया से उम्मीद थी और ऐसा नहीं था कि मयूर गुलेरिया अपने काम को लेकर सीरियस नहीं था या वो अपना काम नहीं कर पाया था। उसने बेहद ही सही तरीके से और बहुत ही जल्दी उस नंबर के बारे में पता किया था, मगर इतनी जानकारी अब रोहित के कोई काम की नहीं थी। मयूर गुलेरिया का फ़ोन रखने के बाद रोहित आकर लिविंग रूम में बैठ गया। वो अभी यही सोच रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, कैसे पता करे कि आखिर अनिका उससे क्या छुपा रही थी और अनिका उसे झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रही थी, क्योंकि रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ने अभी थोड़ी देर पहले जिस नंबर से बात की थी वो अगर गायत्री देवी का था, जो कि एक गांव की औरत थी, तो फिर रोहित अब ये जानना चाहता था कि आखिर उस औरत से अनिका को क्या काम था और ऐसी उससे क्या बात करनी थी अनिका को, जो उसे रोहित से बात छुपानी पड़ गई थी। ये बात रोहित के दिलो दिमाग में घूमने लगी थी। रोहित अभी यही सब सोच रहा था, इतने में अचानक से उसे रिया का ख्याल आया। उसने देखा तीनों बच्चों का जो कमरा था उसका दरवाज़ा अभी बंद था। अचानक से रोहित के दिमाग में एक ख्याल आया कि रोहित को रिया से अकेले में बात करनी थी और ये वक्त रोहित के लिए सही था। रोहित को यही लग रहा था कि अलेक्जेंडर और आर्यन ने कुछ गड़बड़ की थी और वो उस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर रोहित अच्छे से ये बात जानता था कि रिया से एक बार वो बात करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आखिर गड़बड़ क्या थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब रिया अनिका और रोहित के सामने आई थी उस वक्त रिया बड़ी ही अजीब अजीब बातें कर रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसने पिछले दिन अनिका को लैपटॉप चलाना नहीं सिखाया था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ये बातें सोच सोच कर रोहित सोफे से उठा और तीनों बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगा। रोहित धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और उसने एक झटके में कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सामने देखा रिया खड़ी होकर कुछ कह रही थी और दोनों भाई चुपचाप सुन रहे थे। ये दृश्य काफ़ी अलग था। तीनों बच्चों को यह एहसास नहीं था कि रोहित इस तरह से कमरे में आ जाएगा। जैसे ही तीनों ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तीनों बच्चे चौंक गए। रिया जो कह रही थी वो कहते कहते चुप हो गई। तभी तीनों बच्चों ने सामने रोहित को खड़ा देखा। तीनों बच्चों को इस तरह से देख रोहित ने कहा, क्या हुआ, तुम सब आखिर कर क्या रहे थे? तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोहित बड़े ही ध्यान से तीनों बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। रोहित चलते हुए रिया के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इज़ एवरीथिंग फाइन? तभी रिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसके ऐसा करते ही अलेक्जेंडर ने तुरंत कहा, हाँ पापा, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हम तो बस ऐसे ही प्लान बना रहे थे कि हमें आगे और क्या क्या करना है। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद रोहित ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, मगर अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित कन्विंस नहीं था। तभी उसने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, तुम मेरे साथ टेरेस गार्डन में चल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि रोहित ने ये बात रिया से कही थी, मगर उसकी बात में एक अलग ही अंदाज था। वो जैसे अपनी बात से अलेक्जेंडर और आर्यन को ये इशारा दे रहा था कि अब अगर दोनों ने कुछ गड़बड़ की होगी तो रोहित से वो छुप नहीं पाएगा। पर अलेक्जेंडर और आर्यन इस वक्त बेहद ही शांति से बैठे हुए थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को यह एहसास हो गया था कि उसके पापा रिया से क्या सवाल करने वाले थे, मगर अब दोनों भाई निश्चित होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। वो बेफिक्र थे। रोहित रिया से कोई भी सवाल पूछता, रिया आसानी से उनका जवाब दे देती, इसलिए दोनों भाइयों के चेहरे पर कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। वहीं रोहित ने इस बात पर गौर कर लिया था। उसे अलेक्जेंडर और आर्यन के भाव थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आ रहे थे, पर उसने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, चलो मेरे साथ। रिया ने अपने पापा की बात पर हाँ में सिर हिला दिया और अपने पापा के साथ जाने लगी। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, अलेक्जेंडर ने आर्यन को कुछ इशारा किया। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर को शांत करने का इशारा किया और उसे ये दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक होगा। अब सब कुछ रिया के ऊपर था। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को समझाना चाहते थे, मगर रोहित उनके सामने ही खड़ा था, इसलिए दोनों भाइयों को रिया को समझाने का मौका नहीं मिला था और अब सब कुछ रिया पर निर्भर था कि वो रोहित के सवालों का किस तरह से जवाब देगी। मगर दोनों भाइयों को रिया पर यकीन था। एक तरफ दोनों भाई रिया के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिया को लेकर रोहित टेरेस गार्डन पर आ चुका था। टेरेस गार्डन पर आने के बाद रिया को रोहित ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। रिया बेहद शांत नजर आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और रोहित की तरफ देखने लगी। वो इस वक्त मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर उसे रोहित किस तरह के सवाल करेगा। हालांकि रिया को अलेक्जेंडर और आर्यन ने सब कुछ बता दिया था, तो इस कारण से रिया भी थोड़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी, पर कहीं ना कहीं उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि रोहित उसके पापा थे और रोहित पिछले दिन को लेकर किसी भी तरह के सवाल रिया से पूछ सकता था।
इसलिए रिया अभी कुछ न कुछ सोच ही रही थी। रोहित भी उसके सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दोनों इस वक्त खामोश थे। तभी रोहित ने अपना पहला सवाल किया, रिया क्या तुम ठीक हो? रिया ने जब इस सवाल को सुना तो वो हैरान हो गई। उसने आंखें बड़ी करते हुए रोहित की तरफ देखा। रोहित ने देखा कि उसके सवाल को सुनकर रिया हैरान हो गई है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। तभी रिया ने कहा, हाँ पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? रोहित ने रिया की तरफ देखकर कहा, तो फिर एक बात बताओ मुझे, तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? रोहित के इस सवाल पर रिया ने सोचते हुए कहा, हाँ पापा मुझे तो सब कुछ याद है। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रोहित को ये जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने रिया को कुछ नहीं कहा। वो बस आगे और कुछ जानना चाहता था, इसलिए अपना सवाल पूछते हुए रोहित ने रिया से कहा, तो फिर अभी तुम थोड़ी देर पहले ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम्हें ये याद नहीं कि कल तुमने अनिका को लैपटॉप चलाना सिखाया था? इस सवाल को सुनने के बाद रिया थोड़ी देर तक चुप रही। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि रिया चाहती थी कि वो इस तरह से जवाब दे कि रोहित कन्विंस भी हो जाए और उसे रिया की बातों पर यकीन भी हो जाए और वो उस पर शक भी ना करे, जिसके कारण अलेक्जेंडर और आर्यन से रोहित कोई सवाल न पूछे। रिया को सोचता देख रोहित ने फिर से कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें याद है? अभी अभी तुमने यही कहा था कि तुम्हें ये याद नहीं कि पिछले दिन तुमने अनिका को लैपटॉप चलाना सिखाया था। इस पर रिया ने तपाक से कहा, डैड पर वो तो मैं शरारत कर रही थी। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने अलेक्जेंडर और आर्यन ने ही मम्मा को लैपटॉप चलाना सिखाया था और मम्मा पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी रही। बताइए, उनको अपनी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है? इतना कहने के बाद रिया चुप हो गई। रिया का जवाब सुनने के बाद रोहित हैरानी से उसे देखने लगा। जो रिया अभी कुछ देर पहले अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी, वो रिया अब इस बात को बेहद ही विश्वास के साथ कह रही थी कि उसने पिछले दिन अनिका को लैपटॉप चलाना सिखाया था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने तभी रिया की आंखों में देखते हुए कहा, रिया पक्का तुम्हें याद है या तुम ऐसे ही कह रही हो? इस पर रिया ने जवाब दिया, नहीं डैड मुझे तो सब कुछ याद है, बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि मैंने कल मम्मा को क्या सिखाया था। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि कहीं ना कहीं रिया सच बोल रही है। पर एकाएक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने रिया से पूछा, रिया क्या अलेक्जेंडर और आर्यन फिर से पुराने गुलेरिया हाउस जाने की सोच रहे हैं? ये सुनते ही रिया हैरान हो गई। रोहित ने जब ये सवाल रिया से पूछा कि उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन क्या फिर से गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रहे थे, तो ये सुनकर रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके माथे से एक पल में ठंडा पसीना बहने लगा। रिया के हाव भाव देख रोहित थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि रिया के भाव अचानक इस तरह से क्यों बदल गए। रोहित बड़ा ही शांत नजर आ रहा था। वो इस वक्त रिया के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि रोहित कभी भी रिया को डांटता नहीं था, ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात करता था। इस वक्त रोहित ये नहीं चाहता था कि रिया से वो ऊंची आवाज़ में बात करे, इसलिए वो चुपचाप रिया की तरफ देखे जा रहा था। मगर वहीं रिया के मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा और इस वक्त रोहित के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले रिया अपने दोनों भाई को ये बता रही थी कि वो अपने दोनों भाइयों के साथ एक बार फिर से पुराने गुलेरिया हाउस जाने का प्लान बना रही है। और रिया ने अपना प्लान बना भी दिया था, दोनों भाइयों को बता दिया था, मगर दोनों भाइयों ने रिया के प्लान में साथ देने से मना कर दिया था। यही सब रिया के मन में चल रहा था। मगर रोहित को लग रहा था कि रिया कुछ और सोच रही है। रोहित को यही लग रहा था कि रिया अलेक्जेंडर और आर्यन को बचाने की कोई तरकीब ढूंढ रही है। मगर रोहित को ये नहीं पता था कि असल में पुराने गुलेरिया हाउस रिया ही जाना चाहती थी और पिछली बार भी रिया के कारण ही अलेक्जेंडर और आर्यन पुराने गुलेरिया हाउस गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ क्या हुआ, ये बात भले ही रोहित नहीं जानता था, मगर रोहित ने जब आर्यन को उस रात देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसका बस चलता तो वो वहीं आर्यन को डांटने लग जाता, मगर रोहित ने उस रात बड़ी ही मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। ये सब बातें रिया नहीं जानती थी, क्योंकि रिया उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। हालांकि इस वक्त रोहित ने ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछ दिया था, बल्कि रोहित को मन में यही लगा था कि अगर एक बार उसके बच्चे चोरी छुपे बाहर गए थे, तो दोबारा से ज़रूर उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा। रोहित ने बस अंदाज़ा लगाया था, मगर कहीं ना कहीं उसका अंदाज़ा सही था। वहीं रिया काफ़ी देर तक खामोश रही। तभी रोहित ने फिर से कहा, क्या हुआ बेटा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। देखो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती हो और दोनों को इस वक्त बचाने की कोशिश कर रही हो, मगर जो बात सच है वो तुम मुझे बता दो। अगर उन दोनों के मन में ये चल रहा है कि वो दोनों फिर से गुलेरिया हाउस जाएंगे या फिर कहीं मुझे बिना बताए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर मुझे बता दो।
देखो मैं उन्हें डांटूंगा नहीं, मैं प्यार से दोनों को समझाऊंगा। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। रिया के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं कह सकती थी कि अलेक्जेंडर और आर्यन के दिमाग में ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि ये सरासर झूठ होता। मगर रिया भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा कि अलेक्जेंडर और आर्यन ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो इस वक्त रोहित को यही लगता कि रिया अपने भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। रिया इस वक्त बेहद ही अजीब सी उलझन में पड़ी हुई थी। रिया के हाथ पांव कांप रहे थे। रोहित ने जब ये देखा तो रोहित ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, घबराओ मत बेटा और मुझे बताओ। तभी रिया ने हिम्मत करते हुए कहा, डैड मैं जो कुछ कहूँगी आप उस पर विश्वास करेंगे ना? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अलेक्जेंडर और आर्यन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ? रिया का जवाब सुनकर रोहित ने पहले उसे देखा और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, हाँ ठीक है, अब बताओ आखिर चल क्या रहा है दोनों के मन में? रिया ने मन में कुछ सोचा और फिर कहा, डैड सच तो यही है कि दोनों के मन में कुछ भी नहीं चल रहा है और दोनों शूट से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको ये भी डर है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें स्वीट से बाहर जाने भी नहीं देंगे। असल बात तो यही है। पर हाँ, हम तीनों अभी कुछ देर पहले यही सोच रहे थे कि हम पूल एरिया में जाकर थोड़ी बहुत मस्ती करें, मगर दोनों ने मुझे मना कर दिया। रिया ये अपनी तरफ से बात बनाकर कह रही थी। रोहित ने जब उसकी बात सुनी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने रिया से पूछा, ऐसा क्यों? उन दोनों ने तुम्हारे साथ जाने से मना क्यों कर दिया? तब रिया ने कहा, क्योंकि डैड आपने ही सिक्योरिटी गार्ड को कह रखा कि अलेक्जेंडर और आर्यन को कहीं बाहर जाने ना दे, उन्हें शूट में ही रहना है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो पूल एरिया में भी जाएंगे तो आप उन पर गुस्सा करेंगे या फिर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जाने नहीं देंगे। रिया की बात सुनने के बाद रोहित को अंदर ही अंदर यह एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखा दी थी और उसने अलेक्जेंडर और आर्यन को होटल में आने जाने से मना कर रखा था। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं अलेक्जेंडर और आर्यन से बात करता हूँ, अब तुम कमरे में जाओ। रोहित की बात सुनने के बाद रिया मुस्कुराते हुए वहाँ से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो अभी वहाँ से जा ही रही थी, इतने में अचानक से लिविंग रूम का मेन दरवाज़ा खुला। रिया ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो सामने से अनिका चली आ रही थी। अनिका के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि अनिका इस वक्त काफ़ी बेचैन थी। अपनी मम्मा को इस तरह परेशान देखकर रिया दौड़कर अनिका के पास गई और बोली, मम्मा क्या हुआ? अनिका ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए, कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रिया ने कहा कि वो टेरेस गार्डन में रोहित से कुछ बातें कर रही थी। इसी के साथ रिया ने अनिका से पूछा कि वो कहाँ गई थी और अनिका इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है। रिया ने जैसे ही ये पूछा, अनिका को ये समझ आ गया कि उसके चेहरे पर आए परेशानी के भाव सभी को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश करने लगी कि वो अब परेशान न दिखे। उसने सामान्य होते हुए रिया से कहा, वो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं कैफ़े गई थी। वैसे तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? और रोहित, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। रोहित का नाम अनिका के मुंह से निकला ही था कि तभी टेरेस गार्डन की तरफ से रोहित चलकर लिविंग रूम में आया। उसने अनिका के आखिरी शब्द सुन लिए थे, मगर रोहित ने जवाब नहीं दिया। रोहित इस वक्त चुप था। रोहित ने जैसे ही अनिका को देखा, उसके मन में वो सारी बातें चलने लगी जो अभी कुछ देर पहले वो सोच रहा था। रोहित के मन में यही चल रहा था कि आखिर अनिका को किसी गायत्री देवी ने क्यों फ़ोन किया था और अनिका का उससे क्या रिलेशन था, और सबसे बड़ी बात, अनिका को रोहित से ये सारी बातें छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारे सवाल अनिका को पूछे या ना पूछे। अनिका ने देखा कि रोहित काफ़ी शांत नज़र आ रहा था, हालांकि वो परेशान था, पर उसके चेहरे पर वो परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। पर अनिका को रोहित का इस तरह से शांत रहना कुछ ठीक नहीं लगा। वो चलकर रोहित के पास आई और उसने रोहित से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अनिका के इस सवाल पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यूं ही खड़ा रहा। अनिका को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने रोहित की तरफ देखकर फिर से पूछा, रोहित, मैंने तुमसे पूछा, कुछ बात है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? इस बार रोहित ने अनिका की आंखों में देखा। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे थे। रिया दोनों के बीच की खामोशी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रोहित इस वक्त कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वो शांत था। रोहित की आंखों में इस वक्त कई सारे सवाल नजर आ रहे थे, मगर इस वक्त उसकी ज़ुबान खामोश थी। अनिका को रोहित का हाव भाव थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर वो चाहकर भी रोहित के कोई सवाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने रिया खड़ी थी। इसलिए अनिका ने नॉर्मल बिहेव करते हुए रोहित से कहा, रोहित, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। क्या हम टेरेस गार्डन में चल सकते हैं? जैसे ही अनिका के मुंह से ये बात निकली, रोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है।
मुझे यहाँ से जाना है अर्जेंटली। तुम तब तक बच्चों के साथ बात करो, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ से जाने लगा। अनिका उसे जाते हुए देख रही थी। रोहित जब दरवाजे के पास पहुँच गया तो अचानक से उसके कदम रुक गए। वो अनिका की तरफ मुड़ा और उसने अनिका से कहा, अनिका। इतना कहकर रोहित थोड़ी देर चुप हुआ। तभी अनिका ने जवाब दिया, हाँ बोलो, क्या बात है। इसके बाद रोहित के मुंह से अचानक ही निकला, तुमसे एक सवाल पूछूं, सच कहोगी। रोहित इतना कहने के बाद चुप हो गया। ऐसा पहली बार था जब रोहित ने इस तरह से अनिका से कुछ पूछा था। अनिका को समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को क्या हुआ था। हालांकि रोहित को जब भी कुछ पूछना होता था वो धड़ल्ले से अनिका से कुछ भी पूछ लेता था, या कोई भी बात अगर उसने शेयर करनी होती तो वो सीधे तरीके से कह देता था। मगर अब धीरे धीरे रोहित में बदलाव आ गया था, और इस बदलाव का कारण था अनिका और उसका बदलता अंदाज। या यूँ कहें कि अनिका जिस तरह से रोहित से बातें छुपा रही थी, ये बात रोहित को कहीं ना कहीं खल रही थी, और वह पुरानी अनिका को मिस करने लगा था, जो अनिका हर छोटी से छोटी बात उसे बताती थी। तभी अनिका ने कहा, हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो। ये सुनते ही रोहित ने कहा, तुम किसी गायत्री देवी को जानती हो। इतना कहने के बाद रोहित अनिका की आंखों की तरफ देखने लगा। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या अनिका उसे सच कहेगी, या इस बार भी वो बात टाल देगी, या फिर कोई कहानी बनाकर उसे सुनाएगी। मगर अनिका इधर खुद परेशान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने किसके बारे में उसे पूछ लिया था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देख रोहित ने फिर से कहा, क्या हुआ, तुम नहीं जानती क्या। तभी अनिका ने कहा, मैं इस नाम की औरत को नहीं जानती। हो सकता है मेरी याददाश्त जाने से पहले जानती होंगी, और तुम तो जानते ही हो मेरी याददाश्त जा चुकी है, तो इसीलिए अभी मुझे याद नहीं है कि गायत्री देवी कौन है। मगर क्या हुआ, तुम आज इस तरह से इस औरत का नाम क्यों ले रहे हो, इससे मेरा क्या संबंध है। अनिका ने जैसे ही ये कहा, रोहित के चेहरे पर एक कटिल मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अनिका ने जानबूझकर रोहित को झूठ कहा है, मगर रोहित ये नहीं जानता था कि अनिका को सच में गायत्री देवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने तो पहली बार ये नाम सुना था, मगर ये बात अनिका रोहित को समझा नहीं सकती थी, और रोहित इस वक्त अनिका की हालत समझ सकता था। इसलिए उसने अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसे ही मैंने बस ऐसे ही सवाल पूछ लिया था, बाकी तुम्हारा गायत्री देवी से कोई संबंध नहीं है। इतना कहने के बाद रोहित ने दरवाज़ा खोला और लिविंग रूम से बाहर चला गया। अनिका वहीं कुछ देर खड़ी रही। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर रोहित ने उससे ये सवाल क्यों पूछा था, और अगर रोहित जानता था कि अनिका का गायत्री देवी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर रोहित ने यह सवाल उससे क्यों पूछा था। यही बात अनिका के दिमाग में घूम रही थी। रिया, जो चुपचाप अब तक खड़ी थी, उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मम्मा, आप क्या सोच रही हैं, क्या कोई बात है। तभी अनिका ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं। तब रिया ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। अनिका समझ गई कि दोनों भाई इस वक्त कमरे में हैं। इस वक्त शाम के करीब 6 बज चुके थे। रोहित इस वक्त अपनी कार में मनाली की एक सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार में कहीं जा रहा था। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। रोहित के साथ इस वक्त उसके गार्ड्स भी नहीं थे। तभी रोहित को सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया कि रोहित कार रोकने पर मजबूर हो गया। रोहित ने सामने की ओर देखकर कहा, ये तो गुंडे लग रहे हैं। गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित अपनी कार से जा रहा था। इतने में सड़क पर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो अपनी कार रोकने पर मजबूर हो गया। उसके सामने कुछ गुंडे किसी को पकड़कर पीट रहे थे। रोहित से ये देखा नहीं गया। वो न चाहते हुए भी कार के शीशे को उतार कर सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि सामने करीब 4-5 गुंडे टाइप के लोग खड़े थे, और वो एक इंसान को घसीट रहे थे। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब है कौन। रोहित को अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसे उस शख्स को बचाना चाहिए। थोड़ी ही देर में रोहित कार से नीचे उतरा। उन गुंडों में से एक ने रोहित की तरफ देखा। उसने देखा कि कार से कोई उतर कर उनकी तरफ आ रहा है। उस गुंडे ने अपने बाकी साथियों से कहा, वो देखो, सामने से कोई आ रहा है। रोहित के कार की हेडलाइट जली हुई थी। इस कारण से रोहित का चेहरा अभी उनको साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मगर उन्होंने जब रोहित की तरफ देखा तो उन गुंडों का बॉस बोला, अरे ये तो कोई आम इंसान लग रहा है। अगर इसने कुछ कहा तो फिर इसे भी यही सबक सिखा देंगे। इतना कहने के बाद वो गुंडा अपने आदमियों से बोला, मगर इसे नहीं छोड़ना है। साहब ने जो काम दिया है उसे पूरा करना है। इसे इतना मारो कि ये बेहोश होकर यहीं पर गिर जाए और इस शहर को छोड़कर भाग जाए। रोहित के कदम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
तभी रोहित उनके बेहद ही करीब आ गया। रोहित ने देखा कि वो गुंडे जिस शख्स को मार रहे थे उसका चेहरा एक काले कपड़े से बंधा हुआ था। इस कारण से वो अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था। रोहित ने जब ये देखा तो उसने उन गुंडों की तरफ देख कर कहा, रुक जाओ और छोड़ दो इसे। ये तुम सब मिलकर उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने लोग एक साथ मिलकर एक आदमी को मार रहे हो। रोहित की बात जैसे ही उन गुंडों ने सुनी वो ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने पहले तो रोहित को देखा, हालांकि उसका चेहरा अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उनका बॉस था जो उसने अपना फ़ोन निकाला और उसने अपने फ़ोन के टॉर्च की रोशनी में रोहित का चेहरा देखा। रोहित बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हर कोई उसे जानता था, मगर ये गुंडे मनाली की गलियों के छोटे से गुंडे थे। इस कारण से वो रोहित को नहीं पहचानते थे। उन्हें लगा कि रोहित कोई सीधा साधा आम इंसान है जो उन्हें रोकने के लिए आया है और उसे पीटते हुए आदमी को बचाकर मसीहा बनने आया है। इसलिए गुंडों के बॉस ने रोहित की तरफ देख कर कहा, ए होशियार, यहाँ से चला जा, नहीं तो बेकार में ही मार खा जाएगा। रोहित ने जब इस तरह की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, मगर वो इस वक्त नहीं चाहता था कि वो बेकार में ही मारपीट करे। इसलिए रोहित ने शांत भाव से फिर से कहा, देखो मैं यहाँ मारपीट नहीं चाहता, इसलिए तुम सबसे कह रहा हूँ कि उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना फिर ठीक नहीं होगा। जैसे ही रोहित ने यह कहा वो सारे गुंडे रोहित को घूर कर देखने लगे। उनमें से एक ने रोहित के सामने आकर कहा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? देख तू अकेला है और हम 5 लोग हैं। अगर हमने तुझे मारना शुरू किया ना तो 5 मिनट भी नहीं टिकेगा और यहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए जा अपने कार के अंदर बैठ और यहाँ से निकल जा। उस गुंडे ने रोहित के साथ बेहद ही बदतमीजी से बात की थी। रोहित का बस चलता तो वो उसका मुंह तोड़ देता, पर रोहित इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि वो अभी कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहता था और ना ही वो किसी तरह की मारपीट करना चाहता था। वो चाहता था कि वो शांत तरीके से बात सुलझाए और पिट रहे उस शख्स को बचाकर उसे अपने घर छोड़ दे। इसलिए रोहित ने अभी आगे कुछ कहना शुरू ही किया था, इतने में उस गुंडे ने रोहित का कॉलर पकड़ लिया। इस गुस्ताखी को देखते हुए रोहित का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। रोहित अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने उस शख्स का हाथ पकड़ा और अपनी कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, दोबारा अगर तुमने मेरी कॉलर पकड़ी तो फिर हाथ तोड़ कर रख दूंगा। रोहित ने ये बात सख्त आवाज़ में कही थी। रोहित की सख्त आवाज़ को सुनते ही वो सारे गुंडे समझ गए कि रोहित आज यहाँ से जाने के मूड में नहीं है। इस कारण से वो सारे रोहित के सामने एक एक करके आकर खड़े हो गए। वो शख्स जो अभी कुछ देर पहले पिट रहा था उसे उन लोगों ने किनारे कर एक खंभे के सहारे बिठा दिया। वो काफ़ी घायल था और वो पसीने से तरबतर था। इस वक्त वो सारे गुंडे रोहित के सामने खड़े थे और रोहित अकेला उन सबके सामने अपनी मुट्ठी भींचे हुए खड़ा था। शाम के करीब 6:30 बज रहे होंगे। रोहित जिस गली में खड़ा था वहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी थी। कुछ खंभे के तो लाइट ही फोड़ दिए गए थे। वहाँ काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था, मगर रोहित के कार की हेडलाइट भी जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो सारे गुंडे रोहित को आसानी से देख सकते थे और रोहित भी उन सबको अपने सामने खड़ा देख सकता था। अब रोहित के अंदर ही अंदर यही लगने लगा था कि अब बिना फाइट के बात नहीं बनने वाली। इसलिए रोहित पूरी तरह से तैयार हो गया। उसने जो अपने बदन पर कोट पहन रखा था उसे उतार कर कार के ऊपर फेंक दिया। इसी के साथ रोहित ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी को भी उतार कर कोट की जेब में रख दिया। रोहित के स्टाइल को देखकर वो सारे गुंडे पहले तो सोच में पड़ गए। तभी उनके बॉस ने रोहित का मजाक उड़ाते हुए कहा, स्टाइल तो ऐसे मार रहा है जैसे ये हम सबकी धुलाई वैसे करेगा जैसे फिल्मों में हीरो गुंडों की करता है। ये बात सुनकर रोहित ने कुछ नहीं कहा। हालांकि वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर इस वक्त उसे यही सही लगा कि वो अपनी ज़ुबान ना चलाए बल्कि अपने हाथ पैर चलाए और वो अपने हाथ पैर से ही उन सबके सवालों का जवाब दे। रोहित ने अपने फुल स्लीव शर्ट को फोल्ड किया और फाइट करने की पोजीशन में खड़ा हो गया। रोहित के हाव भाव और कॉन्फिडेंस देखकर वो 5 गुंडे समझ गए कि रोहित इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं था। इस कारण से वो सभी घेरा बनाकर रोहित के आसपास खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में उनके बॉस ने अपनी बाकी आदमियों से कहा, मारो इसे इतनी मार मारो कि इसे समझ में आ जाए कि बेकार में ही हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अपने बॉस की बात सुनते ही चारों गुंडे रोहित पर टूट पड़े, मगर रोहित भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने आज से पहले कई ऐसे लोगों से मुकाबला किया था और तो और पास्ट में यानिका और रोहित ने कई ऐसे दुश्मनों का सामना किया था जो इनसे बेहद ही खतरनाक और चालाक थे। इस कारण से रोहित इस वक्त बिल्कुल भी डरा नहीं था। वो बारी बारी से हर एक गुंडे के वार को आसानी से रोक रहा था। रोहित को इस तरह से बहादुरी से लड़ता देख उन गुंडों का बॉस समझ गया कि ये इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। रोहित उन गुंडों को बड़ी ही बुरी तरह से मार रहा था। उनका बॉस समझ गया कि अगर रोहित ऐसे ही उनके आदमियों को मारता रहा तो उसके आदमी बुरी तरह से घायल हो जाएंगे।
इस कारण से बॉस ने सोचा कि रोहित पर पीछे से अटैक करना होगा। उसने सामने रखे एक डंडे को उठाया और रोहित के पीठ की तरफ से वार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। रोहित इस वक्त उन 4 गुंडों को मारने में व्यस्त था। उसे यह एहसास तक नहीं था कि उसके पीछे उनका बॉस डंडा लिए आ रहा था। रोहित अभी उनको मार ही रहा था, इतने में उन गुंडों के बॉस ने डंडे से रोहित के सिर पर वार किया। ये वार इतना तेज था कि रोहित का सिर घूमने लगा। वो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। हालांकि रोहित का सिर फटा नहीं था, मगर रोहित इस वक्त कमज़ोर महसूस करने लगा था। वो सामने जो कुछ भी देखने की कोशिश कर रहा था वो सब कुछ उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। रोहित के सर पर इतना कस कर वार हुआ था कि रोहित अब संभल नहीं पा रहा था, पर रोहित जानता था कि अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो ये गुंडे उसकी बुरी हालत कर देंगे। रोहित का सिर भारी हो रहा था, उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे, वो अभी गिरने ही वाला था। इतने में उसने खुद को संभाल लिया। रोहित को घायल देख वो सारे गुंडे रुक गए। उनको यही लगा कि अब रोहित उनसे पंगा नहीं लेगा। थोड़ी ही देर बाद रोहित ने देखा कि उसका सिर घूमना धीरे धीरे बंद हो गया था। उसे अब धीरे धीरे सामने की चीज़ें दिखाई देने लगी थी। तभी रोहित ने मन में यही सोचा कि अगर वो इस तरह हार मान जाएगा तो फिर वो इस तरह से फंस कर रह जाएगा और घर पर वहाँ अनिका और बच्चे उसकी चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब शाम से रात होने वाली थी। ऊपर से जिस जगह पर रोहित था वहाँ अंधेरा बहुत था और वो एक सुनसान इलाका था। तभी रोहित ने महसूस किया कि वो सारे गुंडे उस शख्स की तरफ बढ़ने लगे जिसे उन लोगों ने पोल के सहारे बांध कर बैठा रखा था और जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। रोहित अब ये समझ गया कि किसी ने उस आदमी को मारने के लिए उन गुंडों से कहा है। इसलिए अब रोहित को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने मन ही मन खुद को ये कहते हुए मोटिवेट किया कि उसे अब अपनी जान तो बचानी है, पर उसने जिस शख्स के लिए इन लोगों से पंगा लिया था पहले उसकी जान बचानी है। रोहित ने अपनी मुट्ठियां भींची और चीखते हुए लड़ने की पोजीशन में खड़ा हो गया। रोहित को फिर से खड़ा होता देख सारे गुंडे उसकी तरफ देखने लगे। उन गुंडों के बॉस ने रोहित की तरफ देखकर कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। पहले तो मुझे लगा कि तेरे लिए इतनी पिटाई ठीक है, पर मुझे लगता है कि मुझे अब अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए बॉस रोहित की तरफ दौड़ पड़ा, मगर रोहित पहले से ही तैयार था। वो बॉस अभी रोहित की तरफ दौड़कर आता, इतने में रोहित ने एक ज़ोरदार पंच उसकी छाती पर लगा दी। रोहित का पंच इतना तेज़ और इतना पावरफुल था कि बॉस सीधे जाकर एक खंभे से टकरा गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। रोहित की पावर देखकर बाकी बचे गुंडे भी रोहित को गुस्से से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो एक साथ मिलकर रोहित को आसानी से हरा देंगे, इसलिए उन्होंने रोहित को चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो हमारा सामना करो। ये कहने के बाद वो सारे रोहित की तरफ बढ़ने लगे, मगर रोहित इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सामने रखे एक बांस को उठा लिया और फिर उसी बांस से वो उन सारे गुंडों की पिटाई करने लगा। रोहित इस वक्त इतनी तेज़ हाथ चला रहा था कि वो सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे। उनको थोड़ी देर में समझ में आ गया कि वो रोहित से नहीं जीत पाएंगे। थोड़ी ही देर में रोहित पसीने से तरबतर हो गया, मगर उसने 5 गुंडों को बुरी तरह से सबक सिखा दिया था। किसी का सर फट चुका था, तो किसी के हाथ से खून बह रहा था, तो किसी को बुरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी थी। रोहित ने तभी कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वो उस आदमी की तरफ बढ़ा जो अभी घायल अवस्था में सामने पड़ा था और जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो सारे गुंडे वहाँ से भाग निकले। रोहित ने तभी उस शख्स के चेहरे से कपड़ा हटाया। रोहित ने देखा कि सामने मौजूद शख्स काफ़ी घायल हो चुका था। तभी रोहित ने देखा कि वो हल्के हल्के होश में था। रोहित को अंदर से यही लगा कि उसने सही वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली थी। सामने मौजूद उस घायल शख्स ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के साथ ही वो शख्स बेहोश हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिर वो उस शख्स को कहाँ ले जाकर छोड़े, क्योंकि उसे उस शख्स का पता भी नहीं मालूम था। रोहित अभी कुछ सोच पाता, इतने में उसने देखा कि उस शख्स की जेब में कोई कार्ड जैसा चीज़ दिखाई दे रहा है। रोहित ने जैसे ही उस कार्ड को देखा, उसे उस कार्ड में उस शख्स की फ़ोटो दिखाई पड़ी और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ था। रोहित ने उसका नाम पढ़ा, विक्की। जो शख्स इस वक्त रोहित के सामने घायल अवस्था में था और जिस शख्स को थोड़ी देर पहले वो 5 गुंडे मारे जा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि विक्की था। वहीं विक्की जिसे कर्ण गुलेरिया ने अनिका की मदद के लिए भेजा था और अनिका के केस को विक्की देख रहा था। विक्की कौन था? और ये वही शख्स था जिससे अनिका बातें करती थी। ये बातें रोहित नहीं जानता था। इस वक्त रोहित ने एक बेसहारे पिट रहे शख्स की मदद की थी, मगर उसे नहीं पता था कि रोहित जिस शख्स को इतनी कोशिशों से ढूंढ रहा था और जो रोहित इतनी बेकरारी से ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका जिससे बात कर रही थी वो कौन था,
वही शख्स इस वक्त उसके सामने घायल अवस्था में था। ये नियति का ही खेल था कि रोहित, अनिका और विकी तीनों कहीं ना कहीं एक साथ आकर जुड़ गए थे। हालांकि इन सारी बातों से रोहित पूरी तरह से अनजान था और इस वक्त रोहित यही सोच रहा था कि आखिर वो विकी को लेकर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि विकी घायल होकर बेहोश हो गया था। एक सवाल जहाँ रोहित के मन में ये चल रहा था कि आखिर वो उस शख्स को लेकर इस अवस्था में कहाँ जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि आखिर विकी को मारने वाले गुंडे कौन थे और उन्हें किसने भेजा था। आखिर विकी की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी। ये सारी बातें एक बहुत बड़ा राज बनकर रह गई थी और ये राज आने वाले समय में खुलने वाला था। तभी रोहित के दिमाग में एक ख्याल आया। रोहित जल्दी से दौड़कर अपनी कार की तरफ गया। उसने वहाँ से पानी की बोतल निकाली और जल्दी से भागकर वो विकी के पास आया। वो बोतल से पानी की कुछ बूंदें विकी के चेहरे पर मारने लगा। रोहित की उम्मीद थी कि इस तरह विकी जल्दी ही होश में आ जाएगा। हालांकि विकी को चोट तो लगी थी। उसके पूरे शरीर को देखकर और उसके कपड़े जिस तरह से अस्त व्यस्त थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि उन गुंडों ने विकी का सबसे पहले मुंह काले कपड़े से बांधा था और फिर विकी को मजबूर करके उन लोगों ने विकी को मारना शुरू किया था। मगर वो विकी को ज़्यादा चोट पहुंचाते उससे पहले ही रोहित सही वक्त पर पहुंच गया था। इस कारण से विकी की चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं थी। रोहित विकी के चेहरे पर पानी की छींटें मारे जा रहा था। उसे यही उम्मीद थी कि विकी होश में आ जाएगा। थोड़ी ही देर में अचानक से विकी हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो जिस तरह से उठ खड़ा हुआ था, उसे देखकर यही लगा कि विकी अपने सामने मौजूद उन गुंडों को मारने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी रोहित ने विकी की तरफ देखकर कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यहाँ से वो गुंडे चले गए हैं, मैंने उन्हें भगा दिया है। विकी ने जैसे ही रोहित की तरफ देखा, विकी थोड़ा शांत हुआ, मगर विकी एक पल में ही रोहित को पहचान गया। अनिका ने रोहित के बारे में विकी को बहुत कुछ बताया था और इन सबसे भी अलग विकी एक वकील था और उसने रोहित के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, मैगजीन में पढ़ रखा था। वो ये भी जानता था कि रोहित मारवा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत बड़ा नाम था। हालांकि रोहित मारवा के सामने वो कभी आया नहीं था और ना ही विकी को कभी ऐसा मौका मिल पाया था कि वो रोहित से मुलाकात कर सके या उससे बात कर सके। मगर विकी ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रोहित से इस तरह मिलेगा। विकी ने जैसे ही रोहित को पहचाना, वो थोड़ा शांत हो गया और वो अपने शर्ट को ठीक करने लगा। तभी रोहित ने विकी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? विकी को समझ नहीं आया कि वो रोहित मारवा को क्या जवाब दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि विकी रोहित से डरता था या उससे बात करने में झिझकता था। मगर विकी के मन में एक तरफ ये भी चल रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था, उसकी ही पत्नी का एक केस विकी लड़ रहा था और जिसके बारे में अनिका ने रोहित को नहीं बताया था। ये बातें विकी के मन में चल रही थी। इस कारण से उसे रोहित का पूछा गया सवाल सुनाई तो दिया, पर वो जवाब देने के लिए सोचने लगा। विकी ने जब उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित ने दोबारा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? मैं आपको कहाँ छोड़ूं, बताइए। रोहित के मुंह से ये सवाल सुनकर विकी ने नॉर्मल होते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप सही वक्त पर नहीं आए होते तो पता नहीं उन्होंने मेरा क्या हाल किया होता। ये सुनने के बाद रोहित मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। विक्की ने जैसे ही सुना, उसने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपने मेरी जान बचाई काफ़ी है। आगे आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे याद कर सकते हैं, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। इतना कहने के साथ ही विक्की ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने सोचा कि वो अपना एक कार्ड रोहित को दे, मगर ठीक उसी वक्त अचानक से उसे अनिका का ख्याल आया और उसके हाथ अपने आप रुक गए। वो बेहद ही अजीब सी स्थिति में फंस गया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना कार्ड रोहित को दे। रोहित को विक्की का ये अंदाज़ थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा था तभी मैंने देखा कि आपको कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। एक इंसान होने के नाते मैंने आपकी मदद की, इसलिए आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके पते तक छोड़ देता हूँ। आखिरकार विक्की को ऐसा लगा कि अगर उसने रोहित के इस प्रस्ताव को मना किया तो कहीं ना कहीं रोहित को ऐसा लगेगा कि विक्की उसके साथ रूढ़ बर्ताव कर रहा है। यही सोचते हुए विक्की ने भी रोहित की तरफ देखकर कहा, जी ठीक है, आप अगर मुझे कहीं छोड़ना ही चाहते हैं तो आप आगे मुझे बाज़ार तक छोड़ दीजिए, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, फिर मैं वहाँ से अपने घर खुद ही चला जाऊँगा। इतना सुनने के बाद रोहित ने हाँ में सर हिलाया और विक्की को अपनी कार की तरफ आने को कहा। इस वक्त दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे और रोहित ने धीरे से कार स्टार्ट की और फिर उस सुनसान गली से आगे बढ़ने लगा। विक्की मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर उसे किसने मारा, क्योंकि विक्की तो मनाली में अनजान था, ना तो कोई उसका दुश्मन था और ना ही कोई दोस्त। तो फिर अब विक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि उन गुंडों को आखिर किसने भेजा था। जो सवाल इस वक्त विक्की के मन में चल रहा था, वही सवाल अचानक से रोहित के मन में भी आया। रोहित के मन में जैसे ही ये सवाल आया, उसने रहा नहीं गया
उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं? रोहित ने जैसे ही ये पूछा, विकी को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहे। विकी को कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगा कि वो रोहित को अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सच बताए, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि रोहित उस अनिका का पति था जिसका साथ विकी छुप कर दे रहा था। और अभी नहीं तो कुछ ही दिनों में अनिका और रोहित विकी आमने सामने आने वाले थे, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट में कुसुम का केस रीओपन हुआ तो उसके बाद सब कुछ साफ हो जाने वाला था। रोहित को बहुत जल्द ये पता चलने वाला था कि अनिका उसे छुप कर विकी से मिलती थी और कुसुम के केस के बारे में डिस्कस करती थी। इसलिए विकी को इस वक्त अपनी असलियत बताना सही नहीं लगा। विकी ने बात बनाते हुए कहा, जी मैं एक होटल में काम करता हूँ, मैं वहाँ अकाउंटेंट हूँ। विकी ने एकदम ही सफ़ेद झूठ कहा था। रोहित को विकी का जवाब सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने इस बात पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित ने तभी सामने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, एक अकाउंटेंट का कोई दुश्मन हो सकता है, मुझे आज पता चला। वैसे क्यों मारने आए थे आपको वो लोग? इस बात का जवाब विकी के पास भी नहीं था। वो खुद यही सोच रहा था कि आखिर उन गुंडों को उसने क्या बिगाड़ा था, मगर इस वक्त विकी को कुछ तो जवाब देना ही था। इस कारण से उसने रोहित से कहा, वहीं तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन थे। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह तक मुझे ये पता चल ही जाएगा। इतना कहने के बाद विकी एक पल शांत हो गया। कार अपनी रफ्तार से जा रही थी। इतने में अचानक से विकी का फ़ोन बजा। विकी ने अपना फ़ोन अपने हाथ में ही रखा था। उसकी स्क्रीन पर अचानक से अनिका का नाम फ्लैश हुआ। अपने फ़ोन स्क्रीन पर अनिका का नाम देखते ही विकी हड़बड़ा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने एक नज़र रोहित की तरफ देखा जो कार चला रहा था। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित के सामने फ़ोन उठाए तो उठाए कैसे। उसका फ़ोन बजे जा रहा था और विकी था जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गया था। रोहित ने देखा कि विकी गहरी सोच में डूबा हुआ है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा। पहले तो रोहित को लगा कि उसे विकी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विकी अपना फ़ोन उठाए या ना उठाए इसे रोहित को मतलब नहीं था। मगर जब फ़ोन लगातार बजने लगा और रोहित को कार चलाने में दिक्कत होने लगी, तब रोहित ने कहा, आपका फ़ोन बज रहा है, उठा लीजिए, हो सकता है कोई अर्जेंटली आपसे बात करना चाहता हो। भाई आप अकाउंटेंट जो हो? रोहित ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, विक्की को समझ नहीं आया कि आखिर रोहित उसे किस वे में यह कह रहा था। इस कारण विक्की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन बजना बंद हो गया। विक्की इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर अनिका को इस वक्त फ़ोन करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। विक्की वो पल याद करने लगा जब उसने आज सुबह ही अनिका को अचानक से फ़ोन कर दिया था और अनिका उस पर भड़क गई थी। ठीक वही सेम सिचुएशन इस वक्त विक्की के सामने हो रही थी। वो रोहित के बगल में ही बैठा हुआ था और इसी वक्त अनिका उसे फ़ोन किए जा रही थी। विक्की चाहकर भी अनिका से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो फ़ोन उठाता और अगर गलती से भी अनिका की आवाज़ रोहित सुन लेता तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अनिका ने जितनी कोशिश की थी वो सब की सब बर्बाद हो जाती। इस बात का ध्यान विक्की को अच्छे से था, मगर विक्की की किस्मत उसका साथ कहाँ देने वाली थी। वो अभी भी ये सब सोच रहा था। इतने में उसका फ़ोन दोबारा से बजा। इस बार भी अनिका उसे फ़ोन कर रही थी। अनिका का नंबर देखते ही विक्की एक बार फिर से टेंशन में आ गया और वो यही सोचने लगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अनिका का फ़ोन उठाकर कुछ कह भी नहीं सकता था। विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका का कॉल कैसे उठाए। वहीं उसका फ़ोन बजे जा रहा था। विक्की इतने टेंशन में आ गया था कि वो ये भूल गया था कि वो अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दे। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी। वहीं रोहित बार बार विक्की की तरफ देखे जा रहा था। रोहित ने जब ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने एक बार फिर विक्की की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप फ़ोन को इग्नोर कर रहे हैं? जिसका भी फ़ोन होगा आप उसे कह दीजिए कि आप इस वक्त बात नहीं कर सकते, तो वो भी परेशान हो रहा होगा। रोहित ने जब विक्की से ये कहा तो विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अब उसे किसी भी तरफ फ़ोन उठाना ही था। इस कारण से उसने पहले तो अपने फ़ोन की आवाज़ को लॉक किया और फिर ना चाहते हुए फ़ोन को उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां काँप रही थी। उसे मन ही मन डर था कि बस रोहित को अनिका की आवाज़ न सुनाई दे, या अनिका इस वक्त कोई ऐसा सवाल न पूछ ले जिसका जवाब विक्की इस वक्त न दे सके, क्योंकि उसके ठीक बगल में रोहित बैठा कार ड्राइव कर रहा था। विक्की ने ना चाहते हुए भी फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन के कनेक्ट होने के साथ ही अनिका की उस पार से आवाज़ आई, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। इस पर विक्की ने कहा, हाँ बताओ। तभी अनिका की आवाज़ आई, मैं कामयाब हो गई। मैंने कुसुम के घर के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस ले लिया, उसके सिस्टम को हैक कर लिया। ये सुनते ही विक्की चौंक पड़ा।
हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका ने अभी अभी जो कहा था उसको सुनकर विक्की को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे अनिका कोई मजाक कर रही है, क्योंकि अनिका ने अभी अभी विक्की से ये कहा था कि उसने उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस को हैक कर लिया था, जिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चलने वाला था कि उस रात कुसुम के घर कौन गया था और कुसुम के साथ क्या हुआ था। मगर ये बात विक्की अच्छी तरह से जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं था। उसने सोचा था कि अनिका को ये सब पता करने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, मगर अनिका ने बेहद ही कम वक्त में ये सब कुछ कर दिखाया था। अब विक्की भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो अभी शांत बैठा हुआ था। इतने में अनिका के फ़ोन के उस पार से फिर से आवाज़ आई, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा नहीं? अनिका इस वक्त इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो विक्की को आप ना कहकर तुम कहने लगी थी। वो अब विक्की के साथ कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। इस वक्त विक्की ने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि विक्की को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका के इस सवालों का क्या जवाब दे। उसे तो अभी भी ये सब सपने जैसा लग रहा था। विक्की खामोश था। तभी अनिका ने फ़ोन के उस पार से कहा, तुम कुछ कहोगे भी? वैसे हम कब मिल सकते हैं? अनिका के इस सवाल पर विक्की अभी कुछ कहता, इतने में अनिका ने ही अपनी बात रखते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है, इसलिए हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। ये सुनते ही विक्की के मन में एक बात का ख्याल आया। उसने फ़ोन पर कहा, तुम तो ये मैसेज पर भी बता सकती थी ना, फिर कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? अनिका जल्दी विक्की को फ़ोन नहीं करती थी, क्योंकि वो विक्की को फ़ोन करने से बचती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बातें कोई सुने। और अनिका के आसपास अक्सर रोहित ही रहता था, मगर इस वक्त अनिका के पास ये मौका था। ऊपर से अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला था और अनिका बच्चों के साथ कमरे में थी, उसी वक्त उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपना ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अनिका ने हैकिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था और उसने अपना टेस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके ले लिया था। हालांकि ये बात भी सच थी कि अनिका को वो पता नहीं चल पाया था, जिसके कारण उसने ऐसा किया था, पर अनिका को अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था। यही सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी थी और लैपटॉप को लेकर टेरेस गार्डन में जाकर बैठ गई थी। और उसने पिछली रात हैकिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसका वो इस्तेमाल करके उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश करने लगी। मगर अनिका को शुरू में लगा था कि ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, मगर 2 से ढाई घंटे के बीच में ही अनिका ने ये काम कर लिया था। अनिका को जैसे ही उस कैमरे का एक्सेस मिला, अनिका इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। इस कारण से वो खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने फलो फलो में विक्की को फ़ोन कर दिया। उसे ये एहसास तक नहीं रहा कि उसे ये बात मैसेज करके कहनी थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से विक्की को ख्याल आया कि अनिका ने ये सब इतनी आसानी से कर लिया था। इसका मतलब आकाश की बातें सही थी। अनिका सच में कोई जीनियस या सुपर वूमेन थी। तभी अनिका ने सामने से ही कहा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने सुबह जिस नंबर से फ़ोन किया था उस पर मैंने कॉल लगाया, वो नंबर बंद क्यों आ रहा है? उस नंबर का क्या हुआ? अनिका के मुंह से जैसे ही ये निकला, विक्की को याद आया कि उसने अपना वो नंबर आज ही बंद करवा दिया था, जो गांव की किसी औरत के नाम पर उसने लिया था, और उस औरत का नाम गायत्री देवी था। विक्की ने जैसे ही अनिका के मुंह से ये सुना, उसने रोहित की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि रोहित उसकी बात सुने और कुछ भी गलत समझे। इस कारण से उसने फ़ोन पर अनिका से कहा, उस नंबर को मैंने बंद कर दिया, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं था, वो मैं बस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे मेरे पास कई और नंबर भी हैं, पर हाँ, इस नंबर को जो मैंने तुम्हें दिया है वो मेरा पर्सनल नंबर है। इतना कहकर विक्की शांत हो गया। इसी बीच अनिका ने फ़ोन के उस पार से कहा, तो हम कब मिल सकते हैं? मुझे तुम्हें दिखाना है कि आखिर उस सीसीटीवी फुटेज में क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ में देखें कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में किसका चेहरा नज़र आ रहा है और उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था। अनिका की बात सुन विक्की सोच में पड़ गया। हालांकि वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था। उसे अब यही लग रहा था कि उसका ये काम बहुत आसान हो गया है। जल्द ही वो उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन कर सकता था।
मगर इस वक्त विक्की फंसा हुआ था क्योंकि उसके ठीक बगल में रोहित बैठा हुआ था। इस कारण से वो अभी अनिका से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि विक्की जानता था कि अगर उसे अनिका से मिलना है तो उसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अलावा और कहीं अनिका से नहीं मिल सकता था। मगर इस वक्त रोहित के सामने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेने खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस होटल का मालिक उसके ठीक बगल में बैठा कार चला रहा था। विक्की अभी सोच ही रहा था, इतने में अनिका ने फ़ोन के उस तरफ से कहा, विक्की मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी रोहित घर पर नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ। मगर मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रोहित को गए हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। तुम्हें जल्दी ही मुझे बताना पड़ेगा कि हम कब मिल सकते हैं। रोहित कभी भी आ सकता है, और तो और बच्चे भी अपने कमरे में खेल रहे हैं, इसीलिए मैं इतने आराम से तुमसे बात कर पा रही हूँ। अनिका की बातें सुनकर विक्की को अंदर से हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अनिका को लग रहा था कि रोहित कभी भी आ सकता था। मगर सच तो यही था कि रोहित इस वक्त विक्की के बगल में बैठा हुआ था, मगर ये बात विक्की अनिका को इस वक्त बता नहीं सकता था। विक्की अभी सोच ही रहा था, इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फ़ोन पर अनिका से कहा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, बाकी बातें मैं सामने मिलकर बता दूंगा, मेरी बात को समझो, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। इतना कहने के साथ ही विक्की ने बिना अनिका का जवाब सुने फ़ोन रख दिया। फ़ोन के इस पार अनिका को समझ नहीं आया कि विक्की इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब से अनिका विक्की से मिली थी। आज तक विक्की ने ऐसा बर्ताव नहीं किया था, मगर अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर विक्की का हुआ क्या था। क्या उसे कोई परेशानी थी, या फिर आखिर बात क्या थी। तभी उसने सोचा कि जब वो विक्की से मिलेगी तब वो अपने सवाल को उससे पूछ लेगी। अपने मन में यही सोचते हुए अनिका अपना लैपटॉप उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ विक्की ने जैसे ही अपना फ़ोन रखा, उसने पाया कि रोहित उसकी तरफ ही देख रहा था। रोहित उसे लगातार देखे जा रहा था। विक्की ने तभी कहा, क्या हुआ। ये सुनते ही रोहित ने सामने की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, वैसे आप ठीक तो हैं। तभी विक्की ने रोहित की तरफ देखकर जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन था, मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली वो बहुत इरिटेटिंग है, इसीलिए मैं उसका फ़ोन नहीं उठाना चाह रहा था। इतना कहने के बाद ही विक्की शांत हो गया। उसे लगा कि उसने रोहित को जस्टिफिकेशन दे दिया था अपने फ़ोन ना उठाने का, मगर रोहित को भी विक्की की बातों से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में रोहित की कार बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। तभी रोहित ने विक्की से कहा, बाजार आ चुका है, आपने जहाँ तक कहा था मैं आपको ले आया। रोहित की बात सुनते ही विक्की ने आसपास देखा। उसने पाया कार बाजार के बीचों बीच खड़ी थी। उसने रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सच में मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज वो लोग मुझे मार ही देते। रोहित ने भी तभी विक्की से हाथ मिलाते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने इंसान होने का फ़र्ज निभाया है, बाकी आप आगे से ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डर गए, हो सकता है वो फिर से आप पर हमला करने की कोशिश करे। इतना कहने के बाद रोहित सामने की तरफ देखने लगा। विक्की मुस्कुराते हुए कार से उतर गया। इसके बाद रोहित ने अपनी कार आगे बढ़ा ली। विक्की रोहित की कार को जाता हुआ देख रहा था। विक्की इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि रोहित सच में बहुत अच्छा आदमी है और अनिका सच में रोहित को डिजर्व करती है। अक्सर विक्की ने रोहित के बारे में मैगजीन में, अखबारों में यही पढ़ा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो है, मगर वो एरोगेंट है और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। मगर रोहित का ये पहलू उसने आज पहली बार देखा था। रोहित से मिलकर आज उसे बेहद खुशी हो रही थी और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका के लिए रोहित ही अच्छा था। यही सब सोचते हुए विक्की अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी उसे अचानक से अनिका का ख्याल आया। उसने पहले अपना फ़ोन निकाला और अनिका को फ़ोन करने के बारे में सोचा, मगर तभी उसने सोचा कि उसे इस वक्त फ़ोन करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस बाज़ार से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ज़्यादा दूर पर नहीं था। रोहित बहुत जल्दी पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचने वाला था, इसीलिए विक्की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। विक्की ने सोचा कि रात को वो प्लान करके अनिका को मैसेज कर देगा कि वो उससे कब मिल सकता है। इतने में विक्की के दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि आखिर उस पर हमला करवाने वाला कौन था और गुंडों को आखिर किसने भेजा था। कौन था वो जो चाहता था कि विक्की इस शहर से भाग जाए, क्योंकि विक्की ने उन गुंडों की बात सुन ली थी जब वो गुंडे कह रहे थे कि साहब ने जो काम कहा है उसे करना है और विक्की को इतना मारना है कि वो इस शहर को छोड़कर भाग जाए। विक्की के दिलो दिमाग में यही बात घूमे जा रही थी। वो यही सब सोचता हुआ
उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अनिका लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर उस सीसीटीवी कैमरे में कौन हो सकता था। अनिका का मन तो कर रहा था कि वो सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करे और देखे, मगर वो कुछ सोचकर इंतजार कर रही थी कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को विक्की के साथ ही देखेगी, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस वक्त उसे दुनियादारी के बारे में उतना नहीं पता था। वो जानती थी कि जब से उसकी यादाश्त गई थी, अनिका को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं था और आइडिया नहीं था। इसीलिए अनिका चाहती थी कि वो जब उस सीसीटीवी फोटोज को देखे तब विक्की उसके साथ रहे, ताकि अनिका जो चीज़ उस फोटेज में ना पकड़ पाए वो विक्की पकड़ ले। इस कारण से अनिका यही सब सोचते हुए कुसुम के बारे में सोचने लगी और वो मन ही मन खुद से यही कहने लगी कि वो जल्द ही कुसुम को इंसाफ दिलाएगी और जैसे ही कुसुम को इंसाफ मिलेगा, कुसुम की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इधर अनिका जहाँ ये सब कुछ सोच रही थी, वहीं कमरे के अंदर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों भाई रिया को अब तक तीसरी बार मना कर चुके थे उसके प्लान में ना साथ देने के लिए। इस बात से रिया नाराज नजर आ रही थी। तभी रिया के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कूंधी। उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, वैसे तुम दोनों को डैड सामने से ही परमिशन दे दें इस पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने के लिए, तो तब तो तुम मेरे साथ दोबारा से गुलेरिया हाउस जाने के लिए हामी भर सकते हो। रिया इतना कहकर चुप हो गई थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। सामने अनिका खड़ी थी। उसने रिया से कहा, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती हो रिया? अनिका की बातें सुनते ही रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका इस वक्त रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने खड़ी थी। उसने रिया की बात सुन ली थी। जब रिया कह रही थी कि वो गुलेरिया हाउस जाना चाहती है, अनिका ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। इस कारण उसने तपाक से रिया से पूछ दिया कि आखिर वो गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है। मगर इस वक्त अनिका को अपने सामने देख अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया पूरी तरह से घबरा गए थे। रिया की तो हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आने लगा था कि वो क्या करे। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर यही इशारा कर रहे थे कि अब वो अनिका को क्या जवाब दे, क्योंकि वो दोनों भाई जानते थे कि अनिका को जब ये पता चल चुका है कि रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही है तो ये बात जरूर वो रोहित को भी बताएगी। इस कारण अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उनको यही लग रहा था कि वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी अनिका ने एक बार फिर से रिया से पूछ दिया, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती हो? बताओ रिया, मैं जानना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका चलते हुए रिया के पास आई और उसने उसके सर पर हाथ फेरा। उसने देखा कि रिया काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव को देखते हुए अनिका ने रिया के गाल पर हाथ रखा और फिर कहा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? अनिका की इस बात पर रिया ने ना में अपना सर हिला दिया। अनिका ने जब ये देखा तो उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखा। वो दोनों इस वक्त शांत खड़े नजर आ रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। रिया मगर कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। अनिका ने तभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ है इसे? और तुम मुझे बताओ कि आखिर ये तुम दोनों से क्या कह रही थी? रिया गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है? अब अलेक्जेंडर पूरी तरह से फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दे, मगर अलेक्जेंडर को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था, क्योंकि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो फिर वो मुसीबत में पड़ सकता था। क्योंकि अलेक्जेंडर जानता था कि रोहित को ये बात पता चलने वाली थी कि रिया के मुंह से अनिका ने गुलेरिया हाउस जाने की बात सुनी है। इसीलिए वो मन ही मन कुछ कहानी बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक से अलेक्जेंडर ने अनिका की तरफ देखकर कहा, नहीं मम्मा, लास्ट बार जब हम गुलेरिया हाउस गए थे तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा था कि आपको वहाँ की चीज़ों को देखकर कुछ कुछ याद आ जाएगा। इसीलिए रिया कह रही थी कि हो सकता है हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए और इस बार थोड़ा वक्त और गुजारना चाहिए। पिछली बार हम लोग तो इतनी जल्दी में गए थे और जल्दी में आ गए थे। इसीलिए इस बार रिया का कहना है कि इस बार अगर हम पुराने गुलेरिया हाउस जाएं तो वहाँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे बिताएं और हम साथ में लंच भी लेके जाएं, ताकि हम वहीं पर लंच करें। तो एक तरह से ये पिकनिक भी हो जाएगा। रिया के लिए तो यही बात रिया हम सबको बता रही थी, मगर मैंने फिर रिया को मना कर दिया मम्मा। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आगे कहा, मैंने यही कहा कि गुलेरिया हाउस जंगल में बना हुआ है। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद रिया ने एक राहत की सांस ली और उसने मन ही मन सोचा कि उसके भाई ने आज उसे बचा लिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जो बात कही थी उसे सुनकर अनिका पूरी तरह से कन्विंस लग रही थी।
उसकी बात सुनने के बाद अनिका ने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, अलेक्जेंडर बिल्कुल सही कह रहा है। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। वो हवेली जो जंगल के बीचों बीच में है, वहाँ पर जंगली जानवर आसपास भटकते रहते हैं। और वैसे भी अब वो पुराना गुलेरिया हाउस पहले की तरह नहीं रहा, जैसा तुम लोग मुझे बताते थे। वो तो अब मलबा बन चुका है। बस उसका एक कमरा ना जाने कैसे ठीक है, इसीलिए हमें वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तुम इस बात को भूल जाओ और तुम कुछ और सोचो कि तुम्हें और कहाँ जाना है। रिया ने अनिका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने राहत की सांस ली कि आखिरकार अनिका को उसकी बात पर किसी तरह का शक नहीं हुआ था। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अनिका अब कमरे से जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ रही थी, इतने में रिया ने उससे सवाल पूछा, वैसे मम्मा डैड कहाँ है? काफ़ी वक्त हो चुका है, वो घर नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद अनिका ने कहा, रोहित ने कहा था कि वो किसी काम से जा रहा है, वो आता ही होगा। तुम लोग तब तक प्लान बनाओ, मैं बाहर रोहित का इंतजार करती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका लिविंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गई। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इस वक्त रोहित कहाँ जा सकता है। तभी अनिका ने रोहित को फ़ोन करने का सोचा। अनिका ने अपना फ़ोन निकाला और रोहित का नंबर लगाने लगी, मगर 2-3 बार फ़ोन बजने के बाद रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। अब अनिका सोच में पड़ गई कि आखिर रोहित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। अनिका अभी यहाँ वहाँ लिविंग रूम में टहल रही थी। इतने में अचानक से मेन डोर खुला। अनिका ने जैसे ही मेन डोर की तरफ देखा, उसने पाया सामने रोहित खड़ा था। रोहित को देखते ही अनिका ने उससे सवाल किया, मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? अगर तुम आ रहे थे तो कम से कम कह देते कि मैं आ रहा हूँ। अनिका के इस सवाल पर रोहित ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सीधा अंदर आया और अपने कमरे की तरफ चला गया। रोहित का ये बिहेवियर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। अनिका इस वक्त अपनी जगह पर खड़ी थी और यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को क्या हुआ था। अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित के पास अनिका आई थी और जब उसने कहा था कि उसे रोहित से कुछ बात करनी थी, उस वक्त भी रोहित उसे ये बोलकर चला गया था कि उसे कुछ काम है। और अब जब रोहित वापस लौट कर आया था तो उसने अनिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर खल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा बर्ताव उसके साथ क्यों कर रहा था। अनिका ने सोचा कि खाना खाने के बाद जब रोहित बेडरूम में अकेला होगा तब वो उससे इस बारे में बात करेगी। अनिका को यही लग रहा था कि रोहित किसी बात को लेकर परेशान है, मगर अनिका को ये नहीं पता था कि रोहित जिस कारण से परेशान है उसका कारण अनिका खुद ही थी। अनिका को इस वक्त यही लग रहा था कि हो सकता है कि रोहित किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था और उसी को लेकर वो परेशान था। वहीं इन सब से अलग रोहित जब अपने कमरे में आया तो उसने अपना फ़ोन रखा और बिस्तर पर बैठ गया। उसे एक बार फिर मयूर गुलेरिया की बात याद आ रही थी, जब उसने उसे बताया था कि वो फ़ोन नंबर बंद आ रहा है जिसे रोहित ने मयूर गुलेरिया को पता करने के लिए दिया था। इस वक्त रोहित के दिमाग में मयूर गुलेरिया की बातें बार बार घूम रही थी और वो उसकी बातों को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। आखिर में जब रोहित को बेचैनी होने लगी तो वो बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरा नजर आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रोहित जिस जगह पर खड़ा था वहां से मनाली में मौजूद छोटे छोटे घर जो ऊंचे टीले पर बने थे वो जुगनू की तरह दिखाई दे रहे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी मोहित हो जाता, मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी खाई जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि वो जब अनिका को देखेगा तो वो अपने भावों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उसका मन अब यही कह रहा था कि वो कैसे भी करके अनिका से उस बारे में पूछे कि आखिर उस गायत्री देवी का अनिका के साथ क्या संबंध था और उसने अनिका को फ़ोन क्यों किया था। रोहित को जब बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो उसने ना चाहते हुए भी अपना एक सिगार निकाल लिया। रोहित अपना सिगार जलाने ही वाला था कि अचानक तभी उसकी आंखों के सामने अलेक्जेंडर और आर्यन का वो मासूम चेहरा याद आ गया, जब पिछली बार अलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित को सिगार पीते हुए और शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए देख लिया था। अलेक्जेंडर और आर्यन का चेहरा सामने आते ही रोहित का एक हाथ रुक गया। उसने अपना जलता हुआ लाइटर वापस बुझा दिया और ना चाहते हुए भी उसने अपने सिगार को फेंक दिया। ना जाने रोहित के दिमाग में क्या आया। उसने फैसला किया कि वो इस वक्त ना तो शराब पिएगा और ना ही सिगार का एक कस तक लेगा। रोहित पसीने से नहा चुका था।
उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। आखिर में रोहित वहाँ से अपने कमरे की तरफ गया और गिलास में पानी भरकर पीने लगा। इसी बीच अनिका उसके कमरे में आई। रोहित को इस तरह पानी पीते अनिका ने जब देखा तो उसे हैरानी हुई। वो रोहित के बगल में जाकर बैठ गई। अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। अनिका का स्पर्श पाते ही जाने रोहित की बेचैनी अचानक से गायब हो गई। वो जो इतना परेशान था, रोहित एकदम से शांत हो गया। उसके दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, मगर रोहित के मन में मयूर गुलेरिया की बातें चल रही थी और जो अनिका ने उससे झूठ कहा था कि उसे श्रेया का फ़ोन आया था, ये बातें भी रोहित के मन में चल रही थी। तभी अनिका ने रोहित से सवाल किया, क्या हुआ रोहित, कुछ परेशानी है? ये सुन एक पल के लिए रोहित खामोश रहा। फिर रोहित ने अनिका की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं तो ऐसे ही, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। रोहित ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया था। अनिका ने इस बात को गौर कर लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। रोहित ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, ओह, तो तुम्हें मेरी भी चिंता है, सुनकर अच्छा लगा। इतना कहने के बाद रोहित उठकर कमरे से चला गया। लास्ट में उसने जो कहा था वो बातें अनिका के कानों में गूंजने लगी। रोहित की कही हुई बातें अनिका को समझ नहीं आई, मगर उसे एक पल को ऐसा लगा कि रोहित ने ये बात सरकास्टिक वे में कही थी। मगर अनिका को समझ नहीं आया कि रोहित ने उससे ऐसा क्यों कहा था। अब अनिका यही सोचने लगी कि आखिर उससे कोई गलती हुई थी या उसने रोहित को ऐसा कुछ कह दिया था जिसके कारण रोहित को बहुत बुरा लग रहा था। मगर अनिका को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अनिका खुद इस बात से अनजान थी कि रोहित असल में किस वजह से उससे परेशान नजर आ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थी। आसमान को देख ऐसा लग रहा था मानो बर्फ गिरने वाला है। इंस्पेक्टर गेरीवाल अपने थाने में बैठे हुए थे और कुछ फाइलें पढ़ रहे थे। तभी अचानक से उनका एक कांस्टेबल उनके पास आया। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ इशारा किया। हालांकि इंस्पेक्टर गेरीवाल को उसका ये इशारा समझ नहीं आया। उन्होंने आंखों को बड़ा करते हुए कांस्टेबल से कहा, क्या बात है, साफ साफ कहो, मुझे ये तुम्हारे इशारे समझ नहीं आते। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के पास आकर बोला, वो आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब कांस्टेबल की बात सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सख्ती से कहा, हाँ तो उन्हें अंदर भेजो। तो मुझे ये कहने क्यों आए हो? तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, वो यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकते, आपको खुद ही उनके पास चलकर जाना होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना उसने कांस्टेबल को घूरते हुए कहा, लेकिन इंस्पेक्टर गेरीवाल अभी कांस्टेबल को डांटता या कुछ कहता। इतने में कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के कानों के पास आया और कुछ बुदबुदाया। उसकी बातें सुन अचानक से इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा। तभी कांस्टेबल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देख इंस्पेक्टर गेरीवाल तुरंत अपनी सीट से उठे और थाने से बाहर जाने लगे। उनके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्पेक्टर गेरीवाल कांस्टेबल की बात सुनने के बाद अचानक से हड़बड़ा गए थे। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो अपनी जगह से उठे और थाने के बाहर आ गए थे। तभी उन्होंने आसपास देखा और अपनी जीप में बैठ गए। उन्होंने जीप को स्टार्ट किया और पुलिस स्टेशन के पीछे एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर काफ़ी अंधेरा था, पर इंस्पेक्टर लगातार अपनी जीप लिए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर पर आगे बढ़ने के बाद अचानक से उन्होंने जीप को रोका। उन्होंने देखा कि सामने कुछ लोग खड़े थे। उनको देखते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने मन में सोचा कि उनको भी चैन नहीं है जो इस वक्त आ गए हैं। मन में सोचते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल अपनी जीप से उतरे और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। अब क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई? अचानक से इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। फ़ोन की रोशनी में उन सबका चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे थे जो अभी कुछ घंटे पहले विक्की को मार रहे थे और उनको रोहित ने बुरी तरह से पीट कर भगाया था। अब ये राज खुल चुका था कि विक्की को मारने के लिए उन गुंडों को इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ही भेजा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल का सवाल सुनने के बाद उन गुंडों का बॉस बोला, अरे हम तो आपको ये बताने आए थे कि आपका काम नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही ये सुना
उनके होश उड़ गए। उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर उनका काम हुआ क्यों नहीं। इस पर बॉस ने कहा, साहब हम सब तो आपका काम ही कर रहे थे, मगर पता नहीं अचानक से एक आदमी आ गया। उसने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। बहुत खतरनाक था वो। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? कोई शख्स आ गया? वो शख्स कौन था? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है वो आदमी तो यहाँ अकेला रहता है। मैंने उसके बारे में पहले ही छानबीन कर लिया। उसके बाद ही तुम लोगों को उसे मारने के लिए पैसे दिए थे। अब तुम कह रहे हो कि उसे किसी शख्स ने आकर बचा लिया। इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात जब उन गुंडों ने सुनी तो एक एक करके वो बोलने लगे, हाँ साहब, हम तो आधा काम कर चुके थे। हमने पहले उसे एक सुनसान रास्ते पर घेरा, उसके बाद पीछे से उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद हम उसे मारने लगे। हम उसे मार ही रहे थे, इतने में एक शख्स कार में बैठकर आया और फिर उसने पहले हमें धमकी दी कि हम उसे छोड़ दें, मगर हमने जब मना किया तो फिर वो हमें एक एक करके मारने लगा। उसके हाथ में इतनी पावर थी कि उसके एक पंच से मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना कहने के बाद वो सारे चुप हो गए। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन जिसने विक्की की मदद की थी। इंस्पेक्टर गेरीवाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्की को जिस शख्स ने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था, जिसके लिए कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल भी काम करता था। इस वक्त इंस्पेक्टर गेरीवाल के मन में यही सवाल बना हुआ था कि आखिर वो उस शख्स को कैसे ढूंढेगा जिसने उसका ये प्लान बर्बाद किया था। तभी उन गुंडों के बॉस ने कहा, वैसे साहब आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर गेरीवाल ने उसके सर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, पूछ ले, काम तो तूने किया नहीं, पैसे भी तूने पूरे ले लिए। ये सुनते ही वो बॉस बोला, साहब मैंने कहा ना, मैंने आज तक जिसका भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही छोड़ा है, लेकिन अगर वो आदमी सही वक्त पर नहीं आता तो आपका काम भी हो जाता। और उसने हमें इतनी बुरी तरह से मारा है कि अब हमें हिम्मत भी नहीं हो रही कि हम दोबारा उस शख्स पर अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता अगर हमने फिर से उस शख्स पर अटैक किया और फिर से वो मसीहा उसे बचाने आ गया तो अब उससे मार खाना नहीं चाहते हैं हम। हमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो बहुत मारता है, ऐसा लगता है कि वो पहले कई गुंडों से लड़ चुका है। जैसे जैसे उन गुंडों का बॉस ये सारी बातें बता रहा था, इंस्पेक्टर गेरीवाल का माथा खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनाली में कौन आ गया था जिसने विक्की को बचाया था। तभी इंस्पेक्टर ने गुंडों के बॉस से कहा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ तुम क्या पूछने वाले थे। उन गुंडों के बॉस ने धीमी आवाज में पूछा, साहब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप तो खुद पुलिस वाले हैं, तो फिर आपने उस शख्स को सबक सिखाने के लिए हमें क्यों कहा? आप चाहे तो कोई ना कोई कानून के दांव पेच से उसे सबक सिखा सकते थे और आपकी जो भी दुश्मनी थी आप उसका बदला ले सकते थे, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने गुंडों के बॉस को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ और अगर मैंने उसे मारने के लिए तुम सबको पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ज़रूर यही होगा कि मैंने कुछ सोचा ज़रूर होगा। इसीलिए ये अपना दिमाग लगाना बंद करो। और हाँ, इतना जान लो कि वो एक बहुत बड़ा वकील है और तुम्हें पता है ना इंस्पेक्टर और वकील के बीच का रिश्ता कैसा होता है। इसीलिए मैं चाहूँ भी तो कोई भी कानून का दांव पेच उसके सामने नहीं चला सकता, बल्कि कानून के दांव पेच में वो ही मुझसे एक कदम आगे है। इसीलिए अब अपनी ये बकवास बंद कर और यहाँ से निकल। तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद उन गुंडों के बॉस ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखकर कहा, आपको क्या लगता है साहब, हम यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि हम आपका काम नहीं कर पाए और आप हमें शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो आपको यहाँ सावधान करने आए हैं, क्योंकि विक्की को जिस शख्स ने बचाया है वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको पहले सोचना होगा कि क्या ये मेरा कदम सही है या नहीं। बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं। आज से पहले इतना तो पुलिस ने भी हमें नहीं पीटा। इतना कहने के बाद गुंडे का वो बॉस अपने आदमियों को इशारा किया और फिर वहाँ से जाने लगे। इंस्पेक्टर गेरीवाल उसकी बात सुनने के बाद और उन सबकी हालत देखने के बाद खिंच गया था। उसने पैर पटकते हुए मन ही मन यही सोचा कि आखिर कौन आ गया था विक्की को बचाने। इंस्पेक्टर विक्की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उन गुंडों से विक्की को पिटवाए ताकि विक्की अगली सुबह ही मनाली छोड़कर भाग जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर गेरीवाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर विक्की मनाली में रहा
तो फिर वो कुसुम के केस को जरूर रीओपन कराने की कोशिश करेगा। और ये बात इंस्पेक्टर गेरीवाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तक तो वो शांत है, मगर मन ही मन वो यही प्लान कर रहे थे। इसीलिए आज जब उन्हें पता चला कि विक्की को किसी ने बचा लिया था, उसके बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल अब टेंशन में आ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी कोशिशों पर पानी फेरने वाला वो शख्स आखिर था तो था कौन। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल अपनी जीप के अंदर बैठ गए और अपने थाने की ओर जाने लगे। रास्ते में वो यही सोचते हुए जा रहे थे कि अब वो विक्की को अपने रास्ते से कैसे हटाए, क्योंकि उन्होंने विक्की का अंदाज और विक्की का स्टाइल पहले ही देख लिया था। अब इंस्पेक्टर गेरीवाल मन ही मन यही सोच रहे थे कि मारने, पीटने और धमकी देने का तरीका उन्हें छोड़ना होगा और कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, ताकि इस बार उनका ये प्लान ना तो फेल हो और वो विक्की को मनाली से भगाने में कामयाब भी हो जाए। इंस्पेक्टर गेरीवाल यही सोचते हुए अपने थाने की तरफ बढ़ने लगे। ये रात जितनी शांत दिखाई दे रही थी उतनी शांत नहीं थी। ये रात रोहित के लिए बेचैनी तो लेकर आई थी, मगर साथ ही साथ इंस्पेक्टर गेरीवाल के लिए ये रात निराशा लेकर आई थी। वहीं इन सब से अलग एक शख्स ऐसा भी था जिसके लिए ये रात जुनून से भरी हुई थी। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। डिस्को लाइट लगी हुई थी और कई सारी लड़कियां वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस कर रही थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां जोरों शोरों की पार्टी चल रही थी और लड़कियों के बीच में एक शख्स बैठा हुआ था जो सिगार के कस ले रहा था और दूसरे हाथ में उसने शराब से भरी हुई गिलास पकड़ रखी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल था। सागर सान्याल जोरों शोरों से पार्टी कर रहा था। ये कौन सी जगह थी ये इस वक्त सिर्फ वही जानता था, मगर सागर सान्याल मनाली में ही कहीं मौजूद था। सागर सान्याल आज सब कुछ भूलकर खूब एंजॉय कर रहा था। उस कमरे में पार्टी चल रही थी। इतने सब में अचानक से वहां पर एक शख्स आया। उस शख्स को देखते ही सागर सान्याल उठ खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया, जिससे म्यूजिक से हो रहे शोर अब बाहर तक नहीं आ रहे थे। तभी उस शख्स से सागर सान्याल ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ इतनी रात गए, क्या बात हो गई? ये सुनने के बाद उस शख्स ने सागर सान्याल से कहा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इस तरह से शांत क्यों बैठे हो अब तक? क्या तुम्हें अपना मिशन याद नहीं? सागर सान्याल ने जब ये सुना तो उसने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें कैसे लगा कि मैं अपने मिशन को भूल जाऊंगा? ये सुनने के बाद उस शख्स ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ याद है, क्योंकि तुम यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे हो और वो रोहित मारवा आराम की ज़िंदगी जी रहा है। जल्द ही उसकी पत्नी अनिका की याददाश्त आ जाएगी, उसके बाद फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने जो प्लान बनाया था वो धरा का धरा रह जाएगा। जैसे ही सागर सान्याल ने ये सुना, उसने दांत बींचते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैंने अनिका को एक तरह से रोहित के खिलाफ भड़का दिया है। मैंने उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी लगा दी है। अब वो चिंगारी को सिर्फ मुझे हवा देना है और देखना वही चिंगारी कैसे आग बनकर दहक उठेगा और रोहित को मैं जो सबक सिखाना चाह रहा था वो भी पूरा हो जाएगा। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, मगर यहाँ बैठकर पार्टी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ एक्शन लेना होगा। सागर सान्याल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो इतना बेचैन क्यों हो रहा था, क्योंकि बदला तो सागर सान्याल को लेना था। तो फिर सामने खड़े शख्स को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी और वो क्यों इतनी जल्दबाजी में था? सागर सान्याल अभी ये सवाल पूछता, इतने में उस शख्स ने सामने से ही कहा, तुमने शायद सुना है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त रोहित कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब और कमज़ोर है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी काम करो इसी वक्त करो, क्योंकि कोई भी काम तुम अभी आसानी से कर सकते हो। सागर सान्याल को समझ नहीं आया कि आखिर उसके सामने खड़े शख्स के कहने का क्या मतलब था और आखिर इस वक्त ऐसा क्या था जो रोहित इमोशनली डिस्टर्ब और कमज़ोर था। तभी उसने यही सवाल अपने सामने खड़े शख्स से दोहराया। उसके इस सवाल पर उस शख्स ने उसे बताया कि इस वक्त सनी हॉस्पिटल में मौजूद है और ज़िंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं रोहित मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। ऐसे में अगर उसने अपना काम कर लिया और अनिका को भड़का दिया तो रोहित पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और फिर सागर सान्याल का वो मिशन पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने अब तक की सारी प्लानिंग की थी। सागर सान्याल ने जब सनी के बारे में सुना उसके बाद उसने ग्लास से शराब की एक घूंट ली। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा था। उस शख्स ने भांप लिया कि सागर सान्याल के मन में कुछ चल रहा है। उसने सागर सान्याल से यही पूछा
कि आखिर वो क्या सोच रहा है। सागर सान्याल ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तक मैं शांत था, मगर मुझे अब वो मौका मिल गया जब मैं उस रोहित को सबक सिखाऊंगा। उसकी खुशहाल जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा और वो मजबूर हो जाएगा। इतना कहने के साथ ही सागर सान्याल हंसने लगा। उसके शैतानी दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी। सागर सान्याल ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो अब आने वाले वक्त में रोहित की जिंदगी को मुश्किल बनाकर रख देगा। वहीं इधर दूसरी तरफ रोहित, अनिका और उसके तीनों बच्चे डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। उन पांचों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन आंखों ही आंखों में इशारा करके एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि आखिर आज हुआ क्या था। सब इतना शांत क्यों है। और रिया के भी मन में यही सवाल उठ रहे थे, मगर वो ये बात बाकी दिनों की तरह नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था अगर अनिका ने रोहित को ये कह दिया कि आज रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही थी, तो फिर कहीं ना कहीं रोहित को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और फिर रोहित रिया को भी बाहर जाने से मना कर देगा। यही बात रिया के मन में डर बनकर बैठ गई थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ये जानते थे कि अनिका आज की बात रोहित को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जिस तरह से अनिका से अपनी बात कही थी उससे अनिका कन्विंस हो गई थी। वहीं अनिका के मन में इस वक्त ये सवाल चल रहा था कि आखिर रोहित को हुआ क्या था, वो इस तरह से अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा था। और दूसरी तरफ अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर वो कल सुबह विक्की से कैसे मिलेगी और कैसे वो उस फुटेज को विक्की को दिखाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त अनिका के पास नहीं था। वो जल्द से जल्द कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाना चाहती थी और कुसुम को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अनिका का इरादा बड़ा ही नेक था, मगर अनिका के इस इरादे से अनजान रोहित इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और अब रोहित को ऐसा लगने लगा था कि अब वो 2 दिन भी दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती थी। रोहित के मन में जब ये सवाल उठा तो एक पल के लिए उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हुआ कि वो अनिका के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। मगर तभी अचानक से रोहित का दिमाग उसी पर हावी हो गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर आज अनिका अपनी कोई बात रोहित से छुपा रही है तो वो दिन भी दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था। वो काफ़ी डिस्टर्ब नजर आ रहा था, मगर इसी बीच अचानक से उसकी नज़र सामने बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन पर पड़ी। दोनों भाई शांत बैठकर खाना खा रहे थे। अलेक्जेंडर और आर्यन को देखते ही रोहित को वो बात याद आई जब रिया ने उससे कहा था कि अलेक्जेंडर और आर्यन अब होटल में मौजूद पूल की तरफ भी जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोहित गुस्सा करेगा या उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें स्वीट से बाहर जाने नहीं देगा। ये बात मन में आते ही रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। रोहित के इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित की तरफ देखने लगे। इस वक्त उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उनसे अब क्या बात करने वाला था। अभी कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अलेक्जेंडर और आर्यन को रोहित अगर नॉर्मली भी बात करने के लिए बुलाता तब भी अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से डर जाते। उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं रोहित कुछ ऐसे सवाल उनसे ना पूछ ले जिसमें वो दोनों फंस जाएं। और तो और जब से वो दोनों भाई और रिया गुलेरिया हाउस से लौटकर आए थे, एक तरह से दोनों भाइयों को हर वक्त ऐसा लगता था कि उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और वो तलवार कभी भी चल सकती है। इसीलिए दोनों इस वक्त घबराए हुए थे। दोनों रोहित की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, यस डैड। रोहित ने कहा, क्या तुम दोनों इस स्वीट से निकलकर बाहर जाना चाहते हो? अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही ये सुना, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से रोहित ये सवाल उनसे क्यों पूछ रहा था, मगर वहीं रिया ये समझ गई कि रोहित आज उन्हें बाहर जाने की परमिशन देने वाला था, क्योंकि वो अपने डैड को जानती थी। एक बार अगर रोहित रिया से कुछ कह देता था तो फिर वो उस बात को पूरा करके रहता था। इसीलिए रिया इस वक्त मन ही मन खुश हो रही थी, मगर वो चेहरे से दिखा नहीं रही थी, बल्कि चेहरे पर रिया ने जानबूझकर टेंशन ला रखा था ताकि उसे टेंशन में देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी डर जाए। और इस वक्त हो भी यही रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की तरफ देखा तो वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रही थी। रिया को इस तरह देखा अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब दे। उन्होंने हाँ में तो अपना सर हिलाया मगर नहीं कहा। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर उसके दोनों बेटे हाँ कह रहे थे या ना कह रहे हैं। इसीलिए उसने फिर से पूछा, मैंने तुमसे पूछा तुम इस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाना चाहते हो या नहीं? सीधे सीधे जवाब दो। ये सुनते ही आर्यन ने कहा, हाँ डैड। लेकिन तुरंत ही अलेक्जेंडर ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं डैड,
हम यहीं ठीक हैं। अलेक्जेंडर की बात और आर्यन की हालत को देख रोहित समझ गया कि दोनों बच्चे उससे डर रहे थे। ये बात तो रोहित को कहीं ना कहीं खल रही थी। तभी रोहित ने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज से तुम दोनों सीट से बाहर जा सकते हो। तुम्हें मुझसे या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के आदमी तुम्हें बाहर जाने से रोकेंगे। मगर एक बात मेरी तुम हमेशा याद रखना। इतना कहने के बाद रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को परमिशन इस होटल से बाहर जाने की नहीं है, इसीलिए तुम इस होटल के अंदर कहीं भी कभी भी जा सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं कि तुम अब दिन भर बाहर ही रहो। कभी भी तुम्हें अगर जाना हो, जैसे पुल साइड में जाना हो या कहीं और जाना हो, तो मुझे या अनिका को एक बार कह देना ताकि हम परेशान ना हो। और हाँ, तुम दोनों ही सिर्फ मस्ती मत करना, रिया को भी ले लेना, क्योंकि रिया तुम्हारी छोटी बहन है तो उसका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। रोहित इतना कहकर अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने खाना फिनिश कर लिया था। उसने अपना जवाब भी सुनाया था, जिसके बाद वो सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। अलेक्जेंडर और आर्यन इस वक्त सतबत बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके कानों ने जो सुना था वो सच था या फिर वो कोई सपना देख रहे थे या उन्हें कोई भ्रम हो रहा था, क्योंकि रोहित ने उन दोनों को प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाने की परमिशन दे दी थी और ये बात दोनों को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे थे। इस कारण से अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या ये सब सच है। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर के हाथ पर हल्की सी चिमटी काटते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। दोनों को इस तरह देख रिया की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों इस तरह से क्यों देख रहे हो। डैड ने बिल्कुल सही कहा, अब हम कल पुल साइड में मजा कर सकते हैं और वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं और इसी बहाने हम गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। रिया की ये बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। इस वक्त वो सब यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। जिस तरह से रोहित अचानक से चला गया था, ये बात भी अनिका को थोड़ी सी खटकी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और फिर बच्चों को गुड नाइट बोलने के बाद अपने कमरे में चली गई। जब बच्चों ने देखा कि अनिका आज रोहित के कमरे में गई है सोने के लिए, तो वो खुश हो गए। उनको अब प्लानिंग करने का एक मौका मिल गया था। साथ ही साथ वो अब रिया को अच्छे से ये बता देने वाले थे कि कल सुबह उन्हें क्या करना था, क्योंकि सुबह होने के साथ रिया सब कुछ भूल जाने वाली थी। उसकी मेमोरी इरेज हो जाने वाली थी। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज़ में कहा, बाकी बातें खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में करेंगे, इसीलिए जल्दी से खाना खाओ और चलो, हमें कल की प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि कल सुबह होते ही रिया सब कुछ भूल जाएगी और हमें इंतजाम करके रखना होगा कि आज के बारे में रिया को कल जब हम याद दिलाएं तो उसे तुरंत ही सब कुछ याद आ जाए। इसीलिए जल्दी से खाना फिनिश करो और कमरे में चलो। इधर दूसरी तरफ रोहित इस वक्त बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। वो आसमान में चांद को देखे जा रहा था। इसी बीच अनिका वहां पर आई। उसने देखा कि ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, मगर रोहित ने ना तो अपने शरीर पर मोटा कोट पहन रखा था और ना ही चद्दर ओढ़ रखी थी। रोहित ऐसे ही ठंड में बालकनी में बैठा हुआ आसमान की ओर देखे जा रहा था। ये बात अनिका को थोड़ी अजीब लगी। वो रोहित के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, रोहित, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। देखो, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। अनिका अभी आगे कुछ कहती, इतने में रोहित खड़ा हुआ। उसने अनिका की तरफ झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे क्या गलती होगी। तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है और ना हमारा अच्छे से साथ में उठना बैठना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तो और, तुम तो वो पुरानी अनिका हो ही नहीं, इसीलिए तुम ऐसा मत कहो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। तभी अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित, तुम झूठ कह सकते हो पर तुम्हारी ये आंखें नहीं। मैं साफ साफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे हो। अनिका ने जब ये कहा तो एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे पुरानी अनिका उसके सामने खड़ी मिल गई थी, क्योंकि पहले वाली अनिका भी रोहित के झूठ को एक बार में पकड़ लेती थी और वो उसके हर बात को बिना कहे ही समझ जाती थी। मगर तभी अचानक से रोहित को एहसास हुआ कि उसके सामने जो अनिका खड़ी है वो पुरानी बातें भूल चुकी है, मगर इस वक्त रोहित को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। इस कारण से उसने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हाँ, असल में मैं परेशान तो हूँ, मगर तुम्हारे कारण नहीं। मैं सनी को लेकर परेशान हूँ, तो इसीलिए मुझे अभी उसकी चिंता हो रही है।
मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा जब सनी हम सब से बात कर पाएगा। मुझे मेरे भाई से बात करनी है। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ से अपने बिस्तर पर चला गया। रोहित के मुंह से जैसे ही अनिका ने सनी की बात सुनी, अनिका को उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद आ गया जो सीसीटीवी फुटेज अनिका को नहीं मिली थी। और अनिका को यही लगा था कि शायद किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट कर दिया है। अनिका को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर रोहित ने ही किया है। तभी अचानक से उसे सामने बैठा रोहित अजीब तरह से नजर आने लगा। उसे रोहित को देखकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। अब तक अनिका रोहित की चिंता कर रही थी, मगर अब अनिका से रोहित का डेविल वाला चेहरा अनिका को नजर आने लगा था। उसे अब अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज की रात रोहित के साथ उसके बेड पर कैसे सोएगी। अनिका के मन में ये बात बैठ गई थी कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जिससे अनिका और उसके बच्चे अनजान हैं। और जब से अनिका को सीसीटीवी फुटेज वाली बात पर शक हुआ था, उसके बाद से ही उसे रोहित के रूप में अनिका को एक डेविल नजर आने लगा था। इस वक्त अनिका जिस जगह पर खड़ी थी उसके पैर सुन पड़ गए थे। अनिका के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख अनिका और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। तभी उसने रोहित की तरफ देखा और एकाएक ही अनिका जोर से चीख पड़ी, नहीं।